सीमित दायरे में बाजार में कारोबार और बिल्कुल है मूड माहौल आराम का, लेकिन एक्शन बढ़ेगा बचे हुए 1.5 घंटे में, क्योंकि रिजल्ट्स आने वाले ढेर सारे। हर दूसरे तीसरे मिनट में आपके सामने होंगे कुछ न कुछ बड़े एक्शन वाले रिजल्ट्स। तो स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं दीपांशु भंडारी। एक्शन पैक 1.5 घंटे के लिए हो जाइए तैयार। एक्सपायरी से एक दिन पहले 19 में से 18 कंपनीज के नतीजे अभी भी आना बाकी हैं सर। सिर्फ एक आया, सिर्फ एक मारुति अभी तक। सिर्फ मारुति आया, वो भी अभी बस। और कमजोर दिख रहे हैं, लेकिन आइए बढ़े आगे। उससे पहले जल्दी से अब तक की बातें आपको बता दें। बाजार की जो बड़ी बातें हैं वो आपके सामने रख दी जाए, उससे आपको आइडिया लगेगा कि क्या कुछ हुआ है। सीमित दायरे में कारोबार है, बढ़त के साथ खुलने के बाद वहीं 18,300 के आसपास वक्त बिताता हुआ निफ्टी 100 अंक गिरकर बैंक निफ्टी 41,150 के आसपास है। न 41,000 के नीचे जाना, न 41,500 को पार करने की हड़बड़ी है। एक्सिस बैंक 5% टूटा है, इसका असर आप बैंक निफ्टी पर देख सकते हैं। लेकिन सरकारी बैंक आज मजबूती के साथ ऊपर जा रहे हैं। बीओबी, एसबीआई ये सब मजबूत है 2.5% ऊपर। फार्मा, आईटी, एफएमसीजी और रियल एस्टेट शेयरों में हल्की फुल्की खरीदारी आपको दिखेगी। तो प्राइवेट बैंक्स, मेटल, एनर्जी, सरकारी कंपनियां, ऑटो और एनबीएफसी पर हल्का फुल्का दबाव। डाउ फ्यूचर्स रुकने का नाम नहीं ले रहा, ये फिर से आज रिकॉर्ड बनाने के मूड में है और 50 अंक ऊपर आपको नजर आएगा इस वक्त डाउ फ्यूचर्स। यूरोप थोड़ा कमजोर है, हल्का फुल्का 0.25% तक, जिसे ज्यादा नहीं कहेंगे बस। तो ग्लोबल मार्केट तो ठीक ठाक है सर। नतीजों पर हमारा पूरा फोकस है। मारुति हालांकि नतीजे और कमेंट्री थोड़ी कमजोर है, बट एक्शन स्टॉक पर बढ़ते हुए दिख रहा है, करीब 1.5% ऊपर। बट बताएं सर, खराब रिजल्ट पे बढ़ रहा है, अच्छे रिजल्ट पे तो गिरते हैं, पता नहीं। चलिए जो भी हो, कॉन्ट्रा मूव्स हैं सर। कॉन्ट्रा मूव है बिल्कुल। चलिए कैसे देख रहे हैं सर एक्शन को? बहुत ही छोटी रेंज में आज कारोबार हुआ है, 50 पॉइंट ऊपर, 50 पॉइंट नीचे, लगभग ऐसे ही हमने पूरा दिन अब तक तो बिता ही दिया है। कोई वैसी बड़ी मूव नहीं आती हुई दिखिए। इसको अच्छा ही संकेत समझे कि बाजार का? हाँ, आजकल तो ना गिरे वही बड़ी बात है। वो भी अच्छा ही है, क्योंकि पिछला हफ्ता तो हमारा बड़ा खराब रहा। कल हम थोड़े संभले, आज संभलने के बाद संभलने की और कोशिश कर रहे हैं सीमित दायरे में। बैंक निफ्टी भी देखिए दीप हल्का आप माने तो मान सकते कमजोर है, लेकिन मैं नहीं मानता। जब तक 41,000 के नीचे ट्रेड न करें तब तक कमजोर नहीं है। सो ओवरऑल रेंज बाउंड मार्केट है। और आज सुबह अपनी बात यही हो रही थी, आज इंडेक्स छोड़ दीजिए। करेक्ट, इसलिए कहा आज स्टॉक्स पर इंडेक्स छोड़ने का मतलब ये नहीं कि मतलब समझ नहीं आ रहा जी, ये समझ आ रहा है कि आज छोड़ देने में समझदारी है, क्योंकि कुछ होना नहीं है इंडेक्स में अभी तक भी। संकेत वैसे ही, अब कोई रिजल्ट के दम पर कोई ऊपर नीचे हो जाए तो हो जाए। न 18,250 को तोड़ने की जल्दी, न 18,350 के पार निकलने की हड़बड़ी है। हो गया तो भी क्या होगा, 50 और ऊपर गिन लीजिए। 18,350 पार किया तो 18,400, 250 तोड़ा तो 200। तो कुछ लगता नहीं कि इंडेक्स में कोई। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि जितनी मजबूती आपको निफ्टी में दिख रही है, उतनी ही कमजोरी बैंक निफ्टी में दिख रही है। मतलब निफ्टी भी बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है और बैंक निफ्टी भी बहुत ज़्यादा कमजोर नहीं है। तो रेंज बाउंड मार्केट है, देखते हैं क्या कुछ होता है। तो इंडेक्स के बजाय स्टॉक्स पर करेंगे फोकस। और एक और स्टॉक जिस पर फोकस कर लीजिए वो है IOB, इंडियन ओवरसीज बैंक। इसके नतीजे आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए दिख रहे हैं। 376 करोड़ का मुनाफा आता दिख रहा है। नुकसान से मुनाफे में आते हुए दिख रहे हैं ये छोटे छोटे सरकारी बैंक, जहां पिछले 3-4 साल काफ़ी मुश्किल भरे रहे, लेकिन अब रिकवरी के चलते, थोड़ी बहुत लोन ग्रोथ के चलते मुनाफा आता दिख रहा है। तो ये है अब तक की। और एक और नंबर अभी आया था सर, फिलिप्स कार्बन ब्लैक का, वो भी अच्छा रहा है। 58 करोड़ से मुनाफा बढ़कर 122 करोड़ का आते हुए देखा है। आय भी करीब 660 करोड़ से बढ़कर 1010 करोड़ के आसपास की आई है। कामकाजी मुनाफा 106 करोड़ से बढ़कर 187 करोड़। तो कामकाजी तौर पर अच्छे नतीजे रहे हैं फिलिप्स कार्बन ब्लैक के। आइए कुछ और ऐसे नतीजे हैं जो आ चुके हैं, उनके बारे में भी जान लेते हैं, और कुछ नतीजे जो आने वाले हैं वहां पर भी डाल देते हैं नजर मानसी और वरुण के साथ। मानसी बताएं कौन से नतीजे आने वाले हैं, कौन से और इवेंट्स पर रखनी है नजर? गुड आफ्टरनून दीपांशु। नतीजे आने वाले हैं आज से लेकर 3 दिन लंबी लिस्ट है। निफ्टी एफएनओ स्पेस में निफ्टी में अभी अदानी पोर्ट, बजाज ऑटो, इंडसइंड बैंक, आईटीसी जैसे नंबर्स आने हैं। वायदा बाजार में भी कई सारे नंबर्स हैं, कमिंस, डालमिया भारत, यूबीएल, यूएसएल और भी कई सारे नंबर्स आते हुए दिखेंगे। एमपीएस लिमिटेड बोर्ड बायबैक पर विचार करेगा, वहीं सागर सीमेंट पूंजी जुटाने को लेकर बोर्ड विचार करेगा। यूके का बजट आज के लिए एक इंपॉर्टेंट इवेंट है जिस पर नजर रखनी होगी। कल 28 अक्टूबर के दिन बजाज फिनसर्व निफ्टी स्पेस में अपने नतीजे पेश करेंगे और वायदा बाजार में कोरोमंडल इंटरनेशनल, गुजरात गैस, डीएलएफ, टाटा पावर, मेरिको, इन तमाम कंपनियों के नंबर्स आते हुए हम देखेंगे। अक्टूबर सीरीज की कल एक्सपायरी होने जा रही है और साथ ही आपको बता दें कल से फिर से एक बार आईपीओज की शुरुआत होती हुई दिखेगी। नायका का आईपीओ जो है 28 अक्टूबर यानी कल से लेकर
1 नवंबर के बीच खुलता हुआ दिखेगा। प्राइस बैंड 1085 से 1125 का तय किया गया है। वहीं IRCTC 1:5 रेशियो में शेयर विभाजन की कल एक्स डेट है। स्कैफलर इंडिया नतीजों के साथ स्टॉक स्प्लिट पर फैसला कंपनी लेती हुई दिखेगी। वहीं अमरा राजा बैटरीज कंपनी के प्लांट्स बंद करने की जो आंध्र प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की अपील पर अगली सुनवाई है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में ये होती हुई दिखेगी। GHCL फंड रेजिंग को लेकर बोर्ड बैठक करने जा रहे हैं। इजी ट्रिप प्लानर्स अधिग्रहण के प्रस्ताव पर एक बोर्ड बैठक होती हुई दिखेगी। टाटा मोटर्स 28 अक्टूबर को कमर्शियल व्हीकल की बड़ी रेंज से पर्दा उठाएगा, तो इस पर भी नजर रहेगा। वहीं केशोराम इंडस्ट्रीज के पाटली पेडअप शेयर्स में ट्रेडिंग शुरू होती हुई दिखेगी। ट्रेडिंग प्राइस जिसकी 25 रुपए प्रति शेयर की है। US Q3 GDP के आंकड़े कल आने वाले हैं और एशियन पेंट्स कल एक्स डिविडेंड ट्रेड होता हुआ दिखेगा। अंत में 29 अक्टूबर नई सीरीज की शुरुआत हो जाएगी इस दिन, और इसके साथ ही निफ्टी स्पेस में डॉक्टर रेड्डीज, BPCL, श्री सीमेंट, UPL जैसी कंपनियों के नंबर्स पर फोकस है। वायदा बाजार की भी कई सारी कंपनियां हैं, चुनिंदा नाम बता रही हूँ। अपोलो टायर्स, वेदांता, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, ओबरॉय रियल्टी, इन पर फोकस रहेगा। 8 स्टॉक्स नई सीरीज से वायदा बाजार में जुड़ने जा रहे हैं, तो इन पर भी नजर रखनी होगी। और साथ ही इंडिविजुअल स्टॉक्स और इंडेक्स के डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स के मार्केट लॉट्स जो हैं उसमें भी बदलाव होते हुए 29 अक्टूबर से हम देखेंगे। फिनो पेमेंट बैंक का IPO 29 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच खुलेगा। 560 to 577 इनका प्राइस बैंड है। टेलीकॉम सेक्टर पर इस दिन नजर रखिए, क्योंकि टेलीकॉम ऑपरेटर्स को मोरेटोरियम पर जवाब देने की आखिरी तारीख ये होगी। BPCL नतीजों के साथ डिविडेंड पर फैसला लेता हुआ दिखेगा। SH केलकर शेयर बायबैक पर बोर्ड बैठक होगी। अक्षर केमिकल्स की बोर्ड बैठक बायबैक पर होगी। और ICICI लोम्बार्ड एक्स डिविडेंड शुक्रवार के दिन ट्रेड होता हुआ दिखेगा। एक्शन पैक्ड हफ्ता है हमारे सामने। आइए कुछ और खबरों वाले शेयर्स और कुछ नतीजे जो ऑलरेडी अब तक आ चुके हैं इनके बारे में जान ले वरुण के साथ। वरुण बताएं कितनी लंबी है लिस्ट? डीप लिस्ट तो काफी लंबी है, और मेरे स्टूडियो में आने के पहले जो नतीजा है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि काफी नतीजे स्टूडियो में बात की जिम्मेदारी हमारी है वैसे भी। हाँ नहीं, वो तो ठीक है, इसके सब आप कर लेंगे तो फिर मैं और दीप क्या करेंगे? तो चलिए आपके एब्सेंस में जो नतीजा है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे अरविंद सबसे पहले घाटे से मुनाफे में ये कंपनी आई है। 6 करोड़ के घाटे के मुकाबले 71 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने किया है, और मार्जिन जो है 9.3% से बढ़ के 10% पे आए हैं। TTK प्रेस्टीज एक शेयर को 10 में विभाजित करने के लिए बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। जो कंसोलिडेटेड मुनाफा है 66 करोड़ से बढ़ के 104 करोड़ पे आया है। मार्जिन भी बढ़े हैं 14.3% से बढ़ के 16.8%। लक्ष्मी मशीन मुनाफा 7 करोड़ से बढ़ के करीब 43.5 करोड़ पे आया है। मार्जिन 3.5% से बढ़ के 8.2%। वर्धमान टेक्सटाइल कंपनी का जो मुनाफा है 60 करोड़ से बढ़ के 481 करोड़ पे आया है, और कंपनी के जो मार्जिन है 8.7% से बढ़ के 28.3% पे 34 रुपीज प्रति शेयर के इंटरिम डिविडेंड का ऐलान भी कंपनी ने किया है। असाई इंडिया ग्लास मुनाफा जो है 37.2 करोड़ से बढ़ के 81 करोड़, मार्जिन 19% से बढ़ के 23.5%। श्री दिग्विजय सीमेंट मुनाफा 2.5 करोड़ से बढ़ के 13 करोड़, और कंपनी का जो कामकाजी मुनाफा है 11 करोड़ से बढ़ के 28.5 करोड़ पे आया है। PSP प्रोजेक्ट कंपनी का जो मुनाफा है 14 करोड़ से बढ़ के 36 करोड़, मार्जिन 10.5% से बढ़ के 14%। IIFL फाइनेंस मुनाफा 41 करोड़ से बढ़ के 180 करोड़। तो जितने भी नतीजे आए हैं सब में मुनाफे और मार्जिन में बढ़ोतरी देखने मिली है। इसके अलावा जो लिकर स्टॉक्स है वो आज फोकस में है। एसोसिएटेड अल्कोहल, सोम डिस्टिलरीज, यहाँ पे CCI ने कंपनी के ऑफिस में छापा मारा है। रॉयटर्स के हवाले से एक खबर आई है, कार्टेलाइजेशन के मामले में कंपनी पे छापा मारा गया है। यहाँ पे एक और खबर आई है कि बियर के वॉल्यूम जो है उसमें Q2 में करीब 50% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली है। कोरोना के कारण जो प्रतिबंध हटे हैं उसके चलते मांग में बढ़ोतरी देखने मिली है, तो यूनाइटेड ब्रेवरीज कहीं ना कहीं इस पे फोकस रहना चाहिए। नवकार कॉर्प गुजरात में इनलैंड कंटेनर सेटअप के लिए इस कंपनी को एक LOI यानी कि लेटर ऑफ इंटेंट मिला है। रामकृष्ण फोर्जिंग फैब्रिकेशन पार्ट्स के लिए इस कंपनी को 15 करोड़ का ऑर्डर मिला है। साइंट इस कंपनी ने ग्लोबल मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस जो है वो लॉन्च की है। ओरियन प्रो सोल्यूशन पेमेंट फ्रेमवर्क सॉफ्टवेयर के लाइसेंसिंग और डेवलपमेंट के लिए US से इस कंपनी को ऑर्डर मिला है। डिशमैन कार्बोजन सब्सिडरी कार्बोजन जो है कार्बोजन MX, इसके यूनिट की जांच जो है US FDA ने की है, और बिना कोई आपत्ति के जो जांच है वो पूरी हो चुकी है। डिश TV NCLT मुंबई ने येस बैंक की अर्जी पर सुनवाई जो है वो 23 नवंबर तक टल चुकी है। इसके अलावा न्यूज़ वायर के हवाले से एक खबर आई है कि एक्सपर्ट्स पैनल ने तंबाकू की जो पैकेजिंग है और साइज है उसके ऊपर कहीं ना कहीं सख्ती जो है उसकी सिफारिश की है। साथ ही साथ सिगरेट्स के जो ओवरऑल टैक्सेशन है उसको 80% तक लेके जाने की यहाँ बात की जा रही है। जो NCCD है यानी कि नेशनल कैलामिटी कंटिजेंट ड्यूटी जो है उसको बढ़ाया जा सकता है, ऐसी खबरें आ रही है।
इसके अलावा कुछ ब्लॉक डील्स हुई है जिसमें एम्बेसी ऑफिस रीट में 43 लाख शेयर्स, टाटा पावर में 13 लाख शेयर्स, जोमेटो में 20 लाख शेयर्स और गेटवे डिस्ट्री पार्क्स में 27,60,000 शेयर्स के बड़े सौदे हुए हैं। बहुत सारी खबरें सुना दी आप। बहुत सारी ये लिस्ट भी तो इतनी बड़ी, नतीजा है, साथ साथ खबरें भी बहुत सारी हैं। और एक मैं आपको बताऊं, इस समय इतनी ज़्यादा खबरें हैं और इस समय इतना ज़्यादा सुबह भी स्टॉक से न्यूज होता है। कभी कभी ऐसा वक्त भी आता है जब बहुत कम काम होता है, मतलब खबरें हार्डली ढूंढने से नहीं मिलती, मतलब सब अखबार पढ़ डालो, सारी वेबसाइट्स देख डालो सारे, तब उस समय वरुण के पास बहुत बढ़िया फॉर्मूला है जिससे आपको लगता है बहुत सारी खबरें आई। जब वो स्टॉक्स न्यूज का प्रिंट निकालते फ़ॉन्ट साइज 4 गुना कर देते पेजेस हाँ, तो 3-4 पेज भर के स्टॉक्स न्यूज आ जाता था, ऐसा लगता है कि काम काफी बोलने का टाइम तो कम ही होता है ना, लेकिन पेपर ज्यादा हुआ तो क्या हुआ। डिटेल ज्यादा बताता है। तो चलिए, ढेर सारी खबरों के बीच में हमारे सारे एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ, कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, किरण जी, जय, सचिन जी, और साथ ही थोड़ी देर में 2:30 बजे आपके साथ सेरी साहब भी जुड़ेंगे और थोड़ी देर में आपके लिए हम ब्रोकरेजेस की एक बेहतरीन दिवाली पिक्स की लिस्ट भी लेकर आएंगे। सुबह आज से हमने शुरुआत की, जो अलग अलग ब्रोकरेजेस हैं जो दिवाली पर अपने क्लाइंट्स को जो शेयर खरीदारी करने की राय दे रही, वो सुविधा आपको भी मिलनी चाहिए। तो आज सुबह आपने आनंद राठी सिक्योरिटीज़ की तरफ से आई वो 6 पिक्स देखी, थोड़ी देर में कुछ और पिक्स आएंगी और साथ ही एक बड़ी खबर भी आपके लिए आने की तैयारी में। आइए तब तक चार्ट्स पर, कुछ स्टॉक्स पर नजर डाली जाए और पूछा जाए हमारे एक्सपर्ट से। एक्सिस बैंक 5.5% नीचे और अब ये 800 के भी नीचे फिसलता हुआ दिख रहा है। वागले साहब, चार्ट्स पर नजर डालिए, क्या करना चाहिए? अनिल जी, अभी भी डाउन मूव रुकने का नाम नहीं है। ऑब्वियसली यहाँ पर बेचना फाइनेंशियली इट विल नॉट मेक सेंस, लेकिन मैं बाय करने के लिए थोड़ा सा वेट करूंगा। मुझे लगता है 780 760 के बीच में के लेवल दिखाई देंगे, तो वहां पर सोचना है अगर किसी को बाय करना है तो। एक्सिस बैंक पर रखिए नजर, 800 के नीचे आते हुए दिखा है, 5.5% की गिरावट इस समय डेज लो पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है नतीजों के बाद। पर आइए एक बेहतरीन एक्सक्लूसिव जानकारी लेकर तैयार हैं हमारे संवाददाता दानिश आनंद। दानिश, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन सी एक्सक्लूसिव खबर लेकर आए हैं आप? देखिए, ट्यूसडे को कैबिनेट की इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ कमेटी की बैठक हुई थी, जिसमें पीएमओ के ऑफिशियल्स मौजूद थे और साथ ही साथ सारी मिनिस्ट्री की रिप्रेजेंटेटिव्स भी वहां पे मौजूद थे। इस मीटिंग में डिलिब्रेशंस हुई हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कि कैसे जो देश में जो वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, कैसे उनको जल्द से जल्द स्पीड अप करा जा सके। तो पीएमओ ने कल को सर्टेन डायरेक्शंस दिए हैं मिनिस्ट्रीज को, सारे इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को आगे फास्ट ट्रैक करने के लिए, और जो एम दिया गया है वो 2024 से 2025 के बीच का दिया गया है, कि यानी कि 2024 से 2025 के बीच में ये सारे इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को पूरा करना है। और जो प्रोजेक्ट्स उसमें सेलेक्ट करे गए हैं, ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें 1000 करोड़ के ऊपर का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो ऑल इन ऑल अगर देखा जाए तो पीएमओ भी चाहता है कि जल्द से जल्द इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ देश में बढ़ती रहे, और जो प्रोजेक्ट्स हैं, अगर कहीं पे भी प्रोजेक्ट्स अगर फंसे हुए हैं और कोई क्लियरेंसेस नहीं मिल रही है, तो उनको कैसे फास्ट ट्रैक किया जा सके, इन सब पर चर्चा हुई थी। और साथ ही साथ हर मिनिस्ट्री ने अपनी रिप्रेजेंटेशन दी है, और पीएमओ की तरफ से जो डायरेक्टिव आया है वो यही आया है कि जल्द से जल्द इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को आगे लेके जाया जा सके, और 2024-2025 का एक टारगेट दिया गया है, तब तक इन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करना। ओके, तो ये है आपके लिए बड़ी खबर। इंफ्रा प्रोजेक्ट्स गति बढ़ाने की फोकस आ रहा है सरकार की तरफ से, स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस लगाई जा रही हैं ताकि ये जल्द से जल्द स्टेटस चेक हो सके और कामकाज जल्द से जल्द खत्म हो सके। तो एग्जीक्यूशन, इंफ्रा एग्जीक्यूशन पर सरकार का है फोकस इस समय। ये खबर दानिश हमारे लिए ला रहे हैं। शुक्रिया दानिश हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये एक्सक्लूसिव जानकारी शेयर करने के लिए। इंसिडेंटली एग्जीक्यूशन और बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की बात करें तो एलएनटी पर भी आपको रखनी है नजर। एकदम सपाट आज कर रहा है कारोबार, पर इसके आने वाले हैं नतीजे, बाजार बंद होने के बाद ही आते हैं इसके नतीजे, तो एलएनटी पर करें फोकस। एक नतीजा जो आ चुका है मारुति, इसकी चार्ट पर भी राय जाननी है। किरण जी, गुड आफ्टरनून सर। जरा मारुति के चार्ट देखें, नतीजे ठीक ठाक रहे हैं, थोड़ा कामकाजी तौर पर अनुमान से कमजोर, पर स्टॉक डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है। क्या राय है मारुति के चार्ट पर सर? दीप, वेरी गुड आफ्टरनून। अनिल जी, आफ्टरनून। जिस तरीके चार्ट पैटर्न है, अच्छा ऐसे करेक्शन और रिजल्ट के बाद जिस तरीके से हमने अपमूव देखी है वॉल्यूम के साथ, मेरा मानना है कि अभी बॉटम, शॉर्ट टर्म बॉटम बन चुका है। आपको 73.40 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा। 73.40, 74.30 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और इधर से जो नेक्स्ट मूव आएगी 7600, 7700 के टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे 1 से 2 दिनों में। ये है आपके लिए मारुति। कहीं कुछ रिजल्ट तो कुछ अच्छे ही नहीं दिख रहा, फिर भी स्टॉक बढ़े जा रहे हैं। रिजल्ट तो मतलब हर तरीके से कामकाजी तौर पर मार्जिन तो पूछो मत, 4% ही रह गया, 10% से गिर के। गजब है।
कभी कभी ऐसा होना चाहिए, जो क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं वो कभी कभी तैयारी नहीं हुई, आज हमें इस बार हम एग्जाम नहीं देंगे, स्किप करेंगे, वैसे कंपनियों के लिए भी होना चाहिए, इस बार हमारा रिजल्ट ना आए 3 से 6 महीने हो जाए तो कई सारी कंपनियां होगी जो स्किप करना चाहिए। इसको तिमाही में तो जरूर इस तिमाही में तो बहुत सारी कंपनियां ऐसी है जिनके मार्जिन हुए खराब। आइए बढ़ते आगे। आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ तैयार है और दिवाली के इस खास मौके पर ब्रोकरेज हाउस की तरफ से आपको मिल रही है बेहतरीन इन्वेस्टमेंट पिक्स। सुबह आशीष ने बताया आपको कुछ बेहतरीन पिक्स आनंद राठी सिक्योरिटीज की। जानते हैं आशीष से इस वक्त कौन सी ब्रोकरेज है जिनकी पिक्स वो लेकर आए। आशीष बताइए। सर एचडीएफसी सिक्योरिटीज की तरफ से 3 लार्ज कैप 3 मिड कैप स्टॉक्स हैं। सबसे पहले देखिए भारतीय एयरटेल, यहाँ पर इस स्टॉक पर बुलिश नजर आ रहे हैं, 810 रुपए का लक्ष्य दिया और ये मान रहे हैं कि यहाँ से एआरपी उसमें कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिलेगी और पूरी इंडस्ट्री में बढ़िया परफॉर्मर है, इसके चलते एयरटेल पर एक भरोसा बना हुआ है। इसके अलावा एल&टी टेक, माफ कीजिएगा एल&टी, यहाँ पर आपको खरीदारी करने की राय दे रहे हैं एचडीएफसी सिक्योरिटीज और 2077 रुपए का लक्ष्य दिया। ये कह रहे कि गवर्नमेंट की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी फोकस बढ़ता जा रहा है, प्राइवेट केपेक्स साइकिल पिकअप कर रही है, तो इसका सीधा बेनिफिट एल&टी पर देखने को मिलेगा। 2077 रुपए का लक्ष्य होगा। HPCL यहाँ पर खरीदारी की राय दे रहे हैं 385 रुपए के लक्ष्य के लिए और इसके पीछे का कारण है कि कंपनी जो है लगातार अब फोकस कर रही है ईवी चार्जिंग स्टेशंस पे। ऑलरेडी 87 स्टेशन इन्होंने शुरू कर दिया है, आगे जाकर बड़ा स्केल अप करने की योजना है, इसके चलते यहाँ पर बढ़िया तेजी आएगी। करीब 14% की अपसाइड मौजूदा भाव से यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा CESC यहाँ पर चंडीगढ़ डिस्कॉम के जो राइट्स इन्हें मिले हैं, इसका एक फायदा आगे जाकर कंपनी के रेवेन्यूज में देखने को मिलेगा। इसके चलते ये मान रहे कि मौजूदा भाव से करीब 25% तक की अपसाइड आपको देखने को मिल सकती है। 113 रुपए का लक्ष्य बताया है। साइंट में खरीदारी करने की राय है, 25% की तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है 1371 के लक्ष्य के लिए। और M&M फाइनेंस पर ये कह रहे हैं क्योंकि व्हीकल फाइनेंसिंग हो, ट्रैक्टर फाइनेंसिंग हो, यहाँ पर कंपनी की पकड़ बहुत बढ़िया और यहाँ पर ग्रोथ भी अच्छी देखने को मिल सकती है। इसके चलते मौजूदा भाव से 18% की अपसाइड जो एक्सपेक्ट की जा रही है 227 के लक्ष्य के लिए। कुछ बढ़िया लार्ज कैप्स और ढेरों मिड कैप्स एचडीएफसी सिक्योरिटीज के रेडार पर हैं। दिवाली की बढ़िया पिक्स एचडीएफसी सिक्योरिटीज की तरफ से। शुक्रिया आशीष। हमारे खास सेगमेंट जहां हर दिग्गज ब्रोकरेज की जो दिवाली पिक्स हैं वो हम आपके सामने रोज लेकर आएंगे, सुबह 10 बजे और दोपहर 2:15 बजे। आइए सच जी हमारे साथ स्वागत करते हैं उनका शो में बिगुल के साथ BTSTT। गुड आफ्टरनून सच जी, बताएं सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी। आपका नाम है लुपिन। ओवरऑल अगर हम लगभग 2.5 महीने का डेटा देखें तो यहाँ पर एक स्पेसिफिक रेंज 1000 ऑन द हायर साइड या नीचे 920 900 इस पर्टिकुलर रेंज में स्टॉक ऑस्किलेट करते रहा है। तो मुझे लग रहा है जिस तरीके से इसने परसों के सत्र में एक बुलिश हैमर फॉर्मेशन दी थी उसी का एक फॉलो थ्रू मूवमेंट है। सो स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 932 के आसपास खरीदारी करनी है लुपिन के फ्यूचर्स में। पहला टारगेट होगा अराउंड 965 का एंड सेकंड टारगेट होगा अराउंड 980 का। ओके, तो 965 980 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें। आई थिंक आज सुबह शुभम जी भी इस पर खरीदारी की राय देकर गए थे। 960 का कॉल शुभम जी ने यहाँ पर खरीदवाया था। लुपिन हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर आ रहा है। आइए चलते हैं किरण जी के पास। बिगुल किरण का कमाल। बताएं किरण जी, गुड आफ्टरनून। दीप, शॉर्ट कॉल है और शॉर्ट कॉल इसलिए कि इस स्टॉक ने मार्केट्स और बैंकिंग क्षेत्र के जब स्टॉक्स चल रहे थे उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है। बेचने की सलाह है बंधन बैंक। बंधन बैंक अभी बेचना है। कैश लेवल्स की बात करूंगा 296.50 के आसपास ट्रेड करता नजर आ रहा है। आपका स्टॉप लॉस 302 का रखना चाहिए और कल तक के लिए 285 282 ये टारगेट देखने को मिल जाने चाहिए। और अगर ऑप्शंस के द्वारा करना है तो अगले महीने का नवंबर सीरीज का पुट ऑप्शन बाय करने की सलाह है। 300 का इन द मनी वाला पुट ऑप्शन बाय करना है जो कि 24 रुपए 90 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसमें 20 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और लगभग 35 के टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे। सारे के सारे ये ट्रेड सेटअप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में फेवरेबल है। अगर आप ऑप्शन के जरिए ट्रेड कर रहे हो तो आपको अगले गुरुवार तक राह देखनी होगी। मेरा मानना है कि काफी अच्छी अपसाइड देखने को मिलेगी। अपसाइड आपके मुनाफे में आएगी क्योंकि स्टॉक गिरने वाला है। किरण जी की तरफ से नजर रखिए, गिरावट की कॉल
बिकवाली की राय बंधन बैंक पर, या फिर पुट भी आप खरीद सकते हैं 300 का पुट। और अनिल जी, हम बात भी कर रहे थे बंधन बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, भरोसा नहीं आ रहा है। जो आरबीएल, बंधन, एयू स्मॉल पर बाय रिकमेंडेशन आने लगे तो मुझे डर लगने लगता है बैंकिंग शेयरों को लेकर, क्योंकि सबसे लास्ट में यही आते हैं। और कल यही हुआ, देखो आप, कल सबके कॉल्स आने लगे और कल सब टॉप आउट हो गए। तो ये मतलब जब आपको ये लगे कि अब आइडियाज़ खत्म हो चुके हैं, मजबूत शेयर खरीदने के लिए बच्चे नहीं, कमज़ोर खरीदने, तो फिर यही होता है। तो वो बिल्कुल परफेक्ट ढूंढा है किरण जी ने, बंधन बैंक ढूंढ कर लाए, एकदम परफेक्ट है। ओके, पर सर बैंक निफ्टी देखिए 300 पॉइंट गिरा, अभी गया है, सारे बैंक्स में 41,000 के नीचे आ गया। निफ्टी भी 50 पॉइंट एकदम तुरंत से निकला है। तो थोड़ा मामला आखिरी घंटे में पिछले दिनों के ट्रेंड के विपरीत आज दिन भर मजबूत बना रहा, तो आखिर में कुछ न कुछ तो करना ही है ना, मतलब वैसा है। 40,800 ये इस पे नजर रखिए। 40,825 का लो है कल का जी, 825 के आसपास का एग्जैक्टली मैं बता देता हूँ आपको। और उसके नीचे जाने के बाद थोड़ा सा कमजोरी बढ़ेगी, नहीं तो तब तक ठीक है, आप रेंज बाउंड है, अदरवाइज तो ठीक है, इतनी बहुत दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन 40,825, 40,800 तोड़ेंगे, हाँ 40,829 ये कल का लो था, तो उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। उसके नीचे जाने पर कमजोरी, हाँ उसके नीचे जाएगा तो फिर 200-300 पॉइंट की रिस्क खुलती, फिर 40,500, 40,600 के आसपास कहीं जाकर सेटल होगा। वो तो फिर आपने कहा था एक अच्छा सपोर्ट, हाँ वो तो बढ़िया सपोर्ट है, वो फिर खरीदारी की रेंज में आ जाएगा। और ऊपर में आज का जो हाई बनाया है दीप, वो 41,347 से एग्जैक्टली कल के हाइज के आसपास, कल का 41,367 था, लगभग वहीं जाके रुका। इसलिए हम बात करें ना, कल जब तक हाई क्रॉस ना करे तब तक खरीदना नहीं है। तो रेंज बाउंड मार्केट है, ऊपर थोड़ी काफ़ी वक्त बिताने के बाद अब प्रॉफिट बुकिंग आपके सामने। ओके, तो ये है आपके लिए इस समय राय। थोड़ा हमने देखा है तेजी से गिरावट आती हुई दिखी है बैंक निफ्टी में, जिसकी वजह से निफ्टी पर भी आपने इम्पैक्ट देखा और अब लाल निशान में आ गया है। कल है एक्सपायरी, तो थोड़ी वॉलेटिलिटी आप एक्सपेक्ट करके ही चलें। और एक्सिस बैंक 6.5% इस समय टूटते हुए दिख रहा है। पर उसके साथ ही बजाज फाइनेंस पर रखें नजर, 4.5% बजाज फाइनेंस भी नीचे, हालांकि नतीजे अच्छे आए थे। थोड़ी एसेट क्वालिटी को लेकर यहां पर कंसर्न्स जरूर थे। एक बार कुणाल जी से जरा राय ली जाए बजाज फाइनेंस पर। कुणाल जी, एग्जैक्टली 7500 के लेवल पर आए बजाज फाइनेंस, यहां पर सपोर्ट है सर, या थोड़ी और वीकनेस देखते हैं जिस तरह से बाजार में वॉलेटाइल एक्शन है सर? देखिए दीपांशु, स्ट्रक्चर कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। बजाज फाइनेंस का स्ट्रक्चर देखें तो उसमें कुछ डिटोरिएशन देखने को मिल रहा है। सिल्वर लाइनिंग कहें तो 7400 पर एक बड़ा सपोर्ट है। आज भी आप देखें इंट्राडे में 7400 के लेवल्स के आसपास से ही एक अच्छा पुल बैक बना है। तो 7400 मुझे लगता है कि मेक और ब्रेक लेवल है। अगर ये लेवल्स ब्रीच हो जाते हैं और इसके नीचे ब्रेकडाउन आता है तो फिर आपको बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, और बहुत मुमकिन है कि फिर 7000 तक भी बजाज फाइनेंस फिसल जाए। तो मेरी राय में जिनके पास भी पोजीशन है 7400 का स्टॉप लॉस रख लें, उछाल में निकलने का प्रयास करें, और अगर 7400 का लेवल ब्रीच हो जाता है तो निकलना ही पड़ेगा, तब ब्रेकडाउन आ जाएगा। ओके, तो यह आपके लिए बजाज फाइनेंस 7500 के लेवल पर सपोर्ट लेने की कोशिश करते हुए दिख रहा है। दिग्गजों में है दबाव और कई दिग्गजों के नतीजे भी आने हैं। निफ्टी के 7 कंपनीज के नतीजों का है इंतजार। L&T कैसे रहेंगे इसके नतीजे, आइए एक बार जानते हैं। कुशल है हमारे साथ तैयार। कुशल, बताइए इस समय क्या अनुमान लगाया जा रहा है L&T की तरफ से? देखिए दीपांशु, नंबर्स तो बेहतर साइड पर ही देखने को मिल सकते हैं L&T के, क्योंकि कंसोलिडेटेड आधार पर अगर आप देखें तो कंपनी की आय में करीब 16% की बढ़त हम अनुमान करके चल रहे हैं, क्योंकि जो नई ऑर्डर बुक है कंपनी की, वहां पर करीब 7% की दमदार तेज़ी हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। और लगभग 30,000 करोड़ रुपए की नई ऑर्डर्स जो है कंपनी को मिलते हुए नजर आएंगे, जिसका इम्पैक्ट आपको कंपनी की आय में तो आता हुआ दिखेगा ही, साथ ही कंपनी की मार्जिन 10.7% से बढ़कर 11.1% कंपनी जो है मार्जिन के रूप में दर्ज कर सकती है, क्योंकि जिस तरह से एग्जीक्यूशन होता हुआ दिखा है इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में, उससे कंपनी के नतीजों में सुधार आता हुआ नजर आएगा और पॉजिटिविटी आपको कंपनी की मार्जिन्स पर भी आएगी। मुनाफा रिपोर्टेड बेसिस पर तो 67% डाउन रहेगा, पर अगर आप एडजस्टेड बेसिस पर मुनाफा देखें तो करीब 40% बढ़कर 1410 करोड़ से कंपनी ऑलमोस्ट 2000 करोड़ रुपए का मुनाफा एडजस्टेड बेसिस पर दर्ज करती हुई नजर आ सकती है। कुल ऑर्डर बुक की जो वैल्यू है वो 7% बढ़कर 3.2 लाख करोड़ पर कंपनी दर्ज कर सकती है, और कंपनी की जो E&C कारोबार है वहां पर 38% की ग्रोथ की हम उम्मीद लगाकर चल रहे हैं। तो देखना होगा इनकी कमेंट्री में कि ऑर्डर इनफ्लो गाइडेंस जो है वो कंपनी क्या देती है, साथ ही आगे के लिए एग्जीक्यूशन का ट्रेंड क्या रहता है, यहाँ पर हमारा बड़ा फोकस बना रहेगा। ओके, तो L&T के हैं नतीजों का ये अनुमान। जय हमारे साथ है। जय, एक बार तेरा आज का 40,900 का पुट ऑप्शन देखिए बैंक निफ्टी का, जो दिख रहा है 840 का हाई बनाया है, अभी 150 के आसपास है। अभी 150 के आसपास है, यस। सुबह सुबह हो गया काम, ऐसा लगता है। देखा आपने, जरा नजर डाल लिया, वाकई में सही देख रहे हैं हम डेटा?
जी अनिल जी बिल्कुल मुझे भी ऐसे लग रहा है कि यहाँ ये देखने मिला था और ये अनिल जी अनयूजुअल है। हुआ पता ही नहीं चला। अच्छा बाय द वे सुबह हुआ अब पता चल रहा है जी। आजकल तो मतलब कोई भी अनाप शनाप प्राइस में या दूर की प्राइस में ऑप्शन में ट्रेड हो जाता पता भी नहीं चलता। कोई भूला बिसरा आदमी कोई जाके देख ले कर ले वो हमें इन्फॉर्म करे तो ठीक है। वैसे अभी इस तरह का कोई सॉफ्टवेयर बनाना चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, बहुत ही दूर की प्राइस का कोई ऑप्शन ट्रेड हो जाए। किसी ने कल कॉन्ट्रा कॉल लिया होगा उसको तो हाँ, लेकिन वो होता नहीं ना, मिलता नहीं है। हाँ, बट वो जनरली ओपनिंग प्राइसेस पे जहाँ वॉल्यूम्स नहीं होते वहाँ हो जाता है। ये सिमिलरली लाइक प्री ओपनिंग सेशन जैसा है ना, कोई कुछ भी भाव डाल रहा है, बट वो अलग बात है कि मैच नहीं होते यहाँ पर ऐसा ही। तो ये ओपनिंग मार्केट ओपनिंग के वक्त हुआ है, इसलिए ओपन इक्वल टू हाई है, तो शायद ओपन वहीं पर हुआ है 840 के आसपास। चलिए ये ट्रेड होता दिख रहा है। आइए एक और बिगुल सचिन जी के लिए। कल जब से आशु सर ने सचिन जी की तारीफ की है मंदी के मामले में, लगता है ज्यादा जोश में आ गए हैं। एक के बाद दूसरा बिगुल और सचिन है। पहला खरीदारी का ये तो शॉर्ट का होगा। जी बिल्कुल अनिल जी। अरे मैं इस मार्केट और स्टॉक से ज्यादा मैं एनालिस्ट को जानता हूँ। अरे बढ़िया गेस। अब ये तो है ना ऊपर वाले की मेहरबानी है, आकाशवाणी हो ही जाती है कहीं कहीं से। मुझे लगा ही कि अभी बाई खोल दे, अब शॉर्ट कॉल आएगा। बताए सचिन जी। जी अनिल जी आई थिंक थोड़ा सा वेटेज शॉर्ट साइड पे ही देना चाहिए, क्योंकि अगर हम ओवरऑल एक रिपीटेटिव बिहेवियर देखें तो पोस्ट रिजल्ट्स लगभग डिस्पर्शन ही हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ही हो रहा है। अगर हम एक्सिस बैंक देखें, आईसीआईसीआई बैंक देखें, कोटक बैंक देखें, तो इनके रिजल्ट्स के बाद जो एक फॉलो थ्रू मोमेंटम आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। मुझे लग रहा है अगले 2-3 दिनों में कहीं जाकर थोड़ी सी करेक्टिव मूव्स ही नजर आ रही है। सो वैसे ही कैन फिन होम्स ये काफ़ी समय से एक अंडर परफॉर्मर रहा था। पिछले 4 दिनों से इसने काफ़ी कॉन्फिडेंटली 650 645 ये पर्टिकुलर जोन मेंटेन किया था। वो पर्टिकुलर जोन फिलहाल अभी ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ पर एक बेरिश पेंडेंट फॉर्मेशन एक्टिवेट हो चुका है। मुझे लग रहा है स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए अराउंड 645 के आसपास, एंड फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस कैन फिन होम्स में डिप्लॉय करनी चाहिए। जो हाल फिलहाल में एक स्विंग बना था अराउंड 630 632 के आसपास का, मुझे लग रहा है वो इमीडिएटली अचीव होना चाहिए। बट जो मीनिंगफुल सपोर्ट है वो लगभग अराउंड 610 के आसपास का है। सो थोड़ी सी बड़ी बिकवाली हो सकती है कैन फिन होम इस पर्टिकुलर फ्यूचर्स में। कैन फिन होम्स होल्ड आउट कर रहा था जैसे सचिन जी कह रहे हैं, बल्कि मार्केट के रेडार पर भी काफी एक्टिवली था, पर आज आ रहा है इस पर ब्रेकडाउन। 3% नीचे आपको कैन फिन होम्स आते हुए दिखा है, तो बड़ी गिरावट आ रही है इस काउंटर में। पर आई कुछ नतीजे और जहां पर करना है फोकस, लंबी लिस्ट है। वरुण आए हैं हमारे पास बताने के लिए कि टाइटन कैसे रहेंगे इसके नतीजे। स्टॉक तो भरपूर एक्शन में रहा है, वरुण बताएं नतीजे कैसे रहने वाले हैं। डेफिनेटली दीप, तो देखिए आजकल कंपनी है ना वो पहले से Q2 का अपडेट दे देती है, आई मीन क्वार्टरली अपडेट दे देती है, तो उसका इम्पैक्ट वैसे तो इसके लिए नतीजों पे ज़्यादा देखने मिलता नहीं है। उसके पहले ही स्टॉक जो है वो रनअप दिखा देता है। और टाइटन ने भी अपने जो क्वार्टरली अपडेट दिए थे वो काफ़ी अच्छे थे। इन्होंने कहा था कि साल दशा अगर आप देखेंगे तो ज्वेलरी में करीब 78%, वॉचेस और आईवेयर में 73%, 74%, बाकी कारोबार में भी करीब दुगनी ग्रोथ देखने मिली है। और सही सी बात है, जिस तरह से कोविड के रिस्ट्रिक्शंस हटे, जिस तरह से इनकी जो ओवरऑल शॉप्स खुले रहे थे, तो उसका इम्पैक्ट जो है आपको साल दशा इस कंपनी के नतीजों में देखने मिलेगा। इसके अलावा गोल्ड की जो कीमत है उसमें भी स्थिरता देखने मिली थी, तो इसका भी एक बड़ा इम्पैक्ट जो है इस कंपनी के नतीजों पे देखने मिलेगा। और वॉचेस और आईवेयर का कारोबार जो इसके पहले काफ़ी हद तक स्ट्रगल कर रहा था, वहाँ पे एक बेहतरीन रिकवरी होगी। इसके चलते कंपनी के रेवेन्यूज जो है उसमें करीब 73.7% के आसपास की जंप होगा, 7,500 करोड़ के आसपास से आ सकता है। मार्जिन में भी आपको इंप्रूवमेंट देखने मिलेगा, 6.8% से बढ़ के 10.3%। मुनाफा जो है 200 करोड़ से बढ़ के 520 करोड़ के आसपास आ सकता है। तो एक बेहतरीन डिमांड रिवाइवल का जो इम्पैक्ट है आपको टाइटन के नतीजों में देखने मिल सकता है। ओके, टाइटन के नंबर्स आएंगे अच्छे, मार्जिन्स भी अच्छे हैं। मार्जिन्स भी अच्छे हैं। इनके रॉ मटेरियल के दाम नहीं बढ़ेंगे? नहीं, वो स्थिरता थी ना इस बार गोल्ड के दाम पे, गोल्ड में बढ़े नहीं इसलिए। खैर इनके तो बढ़ते तो भी सीधे सीधे पास ऑन हो जाते हैं, इनके दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए है जिनके दाम बढ़ते हैं। तो चलिए टाइटन के आएंगे अच्छे रिजल्ट्स, ये मानकर चलें। अच्छे रिजल्ट्स, अच्छे स्टॉक्स तैयार है। सेठी साहब, अच्छा सेठी साहब आए वाले अभी 2:30 बजे, रहेंगे 3:30 तक, आज जाने वाले नहीं है, रोक के रखें। हाँ बिल्कुल 3:30 तक सेठी साहब आपके साथ बने रहेंगे। बिल्कुल के साथ करते हैं स्वागत। Ebix कैश हर खुशी के लिए काफी है।
स्वागत है आपका सेठी साहब। 2 ही स्टॉक होंगे, 2 ही खरीदारी के होंगे, 2 ही कैश के होंगे, ये सब हमको पता है पहले से। खाली स्टॉक्स कौन से वही नहीं पता, वो बताइए आप। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी बिल्कुल आपने सही कहा, 2 स्टॉक है, दोनों कैश मार्केट के स्टॉक है, दोनों में खरीदारी करनी है। जो पहला स्टॉक है, चूंकि आज अनिल जी पूरा 1 घंटा चैनल पे ही हूँ, लाइव हूँ, तो ग्रेजुअली भी दे सकते हैं दोनों स्टॉक 1 बाय 1 थोड़ी देर बाद। तो पहला स्टॉक जो है वो है एक मिड कैप आईटी स्टॉक है। स्टॉक का नाम है आर सिस्टम्स इंटरनेशनल, जो कि अभी 211-212 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ये एक मिड कैप आईटी कंपनी है जिसकी मार्केट कैप है अराउंड 2600 करोड़ के आसपास। ये कंपनी आईटी और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और जिस सेगमेंट को ये कैटर करती है वो सेगमेंट्स है जैसे क्लाउड मैनेजमेंट है, डिजिटल प्लेटफॉर्म सॉल्यूशन, आईओटी, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, इस तरह के जो हाई ग्रोथ वाले सेक्टर है उन सेक्टर्स को ये कंपनी कैटर करती है। बाकी फंडामेंटली एक सॉलिड कंपनी है। रिटर्न रेशियोज बहुत ही अच्छे हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी 21%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 26%, एक जीरो डेट कंपनी। पिछले 3 साल का पैट का कैगर तो जबरदस्त है 91% का, और जून क्वार्टर में भी बहुत ही दमदार नतीजे थे। 46 करोड़ का पैट था, जो कि आपके मार्च क्वार्टर में 24 करोड़ था, मतलब डबल हो गया मार्च क्वार्टर से जून क्वार्टर में। और अगर ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो पिछले साल के जून क्वार्टर में 16 करोड़ का पैट था, उसके सामने 46 करोड़ का पैट था। तो इस तरह के दमदार नतीजे जून क्वार्टर में आए। वैल्यूएशन के लिहाज से सस्ता है, 20 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता है, जबकि मिड कैप आईटी स्टॉक्स आजकल 30-35 के मल्टीपल पे ट्रेड करती है। और इस स्टॉक को आज पिक करने के पीछे, आज रडार पे आने पे भी एक कारण है कि इसके नतीजे आने वाले हैं, आने वाले मंगलवार को यानी कि 2 तारीख को। और जिस तरह से बाकी मिड कैप आईटी स्टॉक्स के नतीजे आए, जैसे साइएंट है, सोनाटा सॉफ्टवेयर, परसिस्टेंट, जेंसार टेक, बिरला सॉफ्ट, सबके नतीजे धुआंधार आए और बहुत अच्छी तेजी हुई है, नतीजे के पहले भी और नतीजे के बाद भी। मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे खरीदे। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट है 230 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना 205 रुपए। ओके, 205 के स्टॉप लॉस के साथ आर सिस्टम्स में करें खरीदारी। ठीक है, आर सिस्टम्स तो सेठी साहब खुद ही बोले 3.5 तक हैं, तो आराम से इंतजार कीजिए। सेठी साहब की दूसरी पिक का आप भी, हम भी कर रहे हैं। सेठी साहब ऐसा तो नहीं ना भाग जाने वाला, बाद में आप कहेंगे मैंने तो बोला था 2:30 बजे दे देता हूँ, फिर आपने बहुत टाइम लगा दिया, स्टॉक भाग गया, वैसा कुछ तो नहीं होने वाला ना? आज उल्टा हो रहा है, आज तो बाजार घट रहे हैं तो नीचे मिलेगा। अनिल जी जितना देर करेंगे उतना नीचे मिल जाएगा। चलिए बढ़िया, तो मार्केट का मूड माहौल ढीला है, तो हम आराम से तब तक 2:30 बजे वाले डेटा देख लीजिए। बिल्कुल सर, चलते हैं अनिल जी के पास, मार्केट स्ट्रैटेजी। सर एक्चुअली बिकवाली तो हमारे बाजार में भी हुई है, बट डाउ फ्यूचर्स भी 50 अंक नीचे आए हैं। वैसा सर ब्रेकडाउन 50 ऊपर थे, 50 ऊपर थे, तो वहां से अगर आप देखें तो थोड़ा यहाँ पर भी हल्का सा प्रेशर आते हुए दिखा है। और यूरोप की भी पिक्चर कुछ ज़्यादा खास नहीं दिख रही है। यूरोप के बाजार भी आपको करीब 0.5% नीचे, ऐसी कोई बड़ी गिरावट नहीं है, बट थोड़ी सुस्ती दिख रही है। और एशिया में भी हमने आज सुस्ती देखी है, 1% नीचे एशिया के भी बाजार थे। तो थोड़ा ग्लोबल मूड माहौल भी सुस्त है, गिरावट नहीं है बट सुस्त है। तो अभी अपने को पता है कि गिरे किस वजह से, डाउ फ्यूचर नीचे है। डाउ फ्यूचर नीचे, हमारे राजस्थान में कहावत है, हमको बचपन में सिखाया गया, पढ़ाया गया ऐसा। कौन है सेठी साहब? जैन साहब तो नहीं, जैन साहब को भी पता है अच्छे से जी कि भाई कोई भी काम आप शुरू करो उसके पहले आपकी प्लानिंग परफेक्ट होनी चाहिए। एकदम परफेक्ट प्लानिंग करो, सब कुछ सोच लो, सब ये काम ऐसे होगा वैसे होगा, बिल्कुल कुछ गलत नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद गलत तो हो ही सकता है। तो प्लानिंग आपकी इतनी परफेक्ट होनी चाहिए कि अगर गलत हो गया तो फिर उसमें नाम किसका लगाना है, जिम्मेदारी किस पे डालनी, उस लेवल तक की प्लानिंग होनी चाहिए। तो अभी जिम्मेदारी हम डालेंगे डाउ पर। ये 50 ऊपर से 50 नीचे गया। सेठी साहब है कि नहीं, ये वाली बात सही है कि गलत है? नहीं बिल्कुल बिल्कुल, खुद सेठी साहब फॉलो भी करते इस बात को, पूरा फॉलो करते हैं, ऑफिस में भी घर पे भी, है ना सेठी साहब? तो चलिए, हम जो अभी पिछले कुछ मिनटों में गिरे उसके लिए जिम्मेदार हम नहीं, डाउ फ्यूचर से। सिंपल सा काम है। दीप देखिए, डेटा ये बता रहे हैं कि 18,200 के नीचे आप नहीं जाएंगे, चिंता न करें जी। मैं आपको कंफर्ट और कॉन्फिडेंस दे रहा हूँ। जो गिर गए, हाँ सपोर्ट के आसपास आए, नीचे थोड़ा 18,210 का लो बनाया, ये सपोर्ट है। कमजोरी आपको तभी फील करनी, जो सुबह भी कहा था 18,200 के नीचे से, अब भी फिर कह रहा हूँ 18,200 के नीचे से गिनिए कि 1 पॉइंट कमजोर है। जब तक 18,200 तक हैं तब तक कमजोर नहीं है। फील करिए थोड़ी स्ट्रेंथ, मजबूती अंदर से। क्यों? 18,200 के पुट पर आपके पास है 70 लाख शेयर, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट से होल्ड करने की कोशिश करेगा। उठा हुआ है 43 लाख शेयर। सो वो
कॉल राइटर यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट कवरिंग का सपोर्ट देंगे और बाकी लॉन्ग पोजीशन यहाँ पर बनी है तो 18,200 के आसपास 18,175 18,200 इससे नीचे कमजोरी मुझे नहीं दिखती। अब हो जाए तो फिर अलग बात है कि डाउ 200 पॉइंट फ्यूचर पे नीचे हो जाए तो फिर तो मैं नहीं कह सकता, बट अगर 50 60 75 पॉइंट ही डाउ को नीचे होना है तो फिर हमें जितना गिरना उतना हो गया 18,175 18,200। अंडरस्टूड सर, बढ़ गया कॉन्फिडेंस। हाँ, लेकिन इसके नीचे जाए या डाउ फ्यूचर ज्यादा गिर जाए तो फिर आप एडजस्ट कर लेना भाई, मतलब चीजें तो बदल ही सकती है ना। मैं आपको बता रहा हूँ कि कितना डिस्काउंटेड है। पहली चीज 18,300 पार करके बंद नहीं होंगे ये भी भरोसा रखिए। उसका रीजन ये कि 18,300 के कॉल्स पर 70 लाख शेयर हैं, तो 70 लाख शेयर पुट में 18,200 पर, 70 लाख शेयर कॉल्स में 18,300 पर। इस 100 पॉइंट के रेंज में फुटबॉल खेलो आप इधर से उधर, बस किक मारो निफ्टी को 18,300 18,300 से किक मारो 18,200, यही होगा, यही होने वाला है। हाँ तो ये वाला होने वाला है। 18,300 के ऊपर बंद हुआ तो बहुत ही बढ़िया, 18,200 के नीचे बंद हुआ तो थोड़ा सावधानी, बस इतना ही। ये आपके लिए निफ्टी। तो आखिरी 1 घंटे के लिए निफ्टी पे आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है अभी। अगर लेना है यहाँ पे लॉन्ग तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपका 18,150 का होना चाहिए, स्ट्रिक्ट 50-60 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस। अगर ट्रिगर हो जाए तो थैंक यू वेरी मच कर देना। अंडरस्टूड सर। हाँ ठीक है, तो ये अगर आपको करना है तो एक कॉन्ट्रा ट्रेड आप यहाँ लॉन्ग साइड का ले सकते हैं, पहली चीज। अब आइए बैंक निफ्टी और 41,000 इसके नीचे हम आए। 41,000 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में है, सॉरी पुट में है 24 लाख शेयरों का, वो हमने तोड़ दिया। तो थोड़ी सी यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन खतरे में दिख रही है। फ्रेश मंदी आपको तब करनी जब 40,800 के नीचे आप ट्रेड करें। जब तक 40,800 के ऊपर है तब तक जितना कमजोर होना था हो गया, अब नहीं होंगे। तो मेरा ये समझना है 40,800 के आसपास आप सपोर्ट लेवल के आसपास आ रहे हैं। आज का लो क्या है 40,880। तो अभी यहाँ पर थोड़ा रिकवरी का इंतजार करें। इस रिकवरी में आप 41,200 से लेके 41,400 की रेंज में जाकर थक जाएंगे। 41,200 41,300 समझिए, वहाँ पर कॉल राइटिंग काफ़ी अच्छी खासी होकर रखिए। सो बैंक निफ्टी में भी रेंज बाउंड ट्रेड है। नीचे 41,800 के आसपास सपोर्ट है, 40,800 के आसपास, ऊपर 41,200 300 के आसपास रुकावट है, बस सिंपल है रेंज यहाँ पे हाँ, भी वैसे। तो बाकी सब ठीक है, इसलिए हम मजबूत हैं। एफआईज की बिकवाली इसलिए कमजोर है। और आखिर में अभी आधे घंटे में जो थोड़ा कमजोरी हुई है 15 मिनटों में, वो ग्लोबल मार्केट्स की मजबूती से हम मजबूत थे। हल्की फुल्की वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आई है, डाउ फ्यूचर थोड़ा नीचे हुआ तो हम भी नीचे आ गए, बस। ठीक है, तो चलिए कुछ ज्यादा बड़ा एक्शन नहीं है, रेंज में है बाजार। तो हाँ निफ्टी सपोर्ट के पास आ रहा है, मजबूती दिखा रहा है। बैंक निफ्टी हल्की कमजोरी दिखा रहा है, थोड़ी वापस से वो वाला ट्रेंड बनने की शुरुआत हो रही है जहाँ बैंक निफ्टी उतनी मजबूती नहीं दिखा रहा और निफ्टी मजबूती दिखाना शुरू कर रहा है। चलिए वो आप एक रिवर्सल होते हुए देख रहे हैं, नजर रहेगी यहाँ पर निफ्टी को सहारा देने वाला एक फैक्टर रहा है आज आईटीसी। हल्की बढ़त है, नतीजों से पहले थोड़ा पॉजिटिव एक्शन दिखा रहा है। कैसे रहेंगे नतीजे ये भी जानना जरूरी है। वरुण बताइए आईटीसी। डेफिनेटली दीप, तो नतीजे तो अच्छे रहेंगे क्योंकि इस कंपनी के ज़्यादातर सेगमेंट्स जो थे वो कोरोना से इम्पैक्टेड थे। भले वो सिगरेट हो, भले वो होटल हो, भले वो पेपर हो, और सब के सब जो है अब जाहिर सी बात है कि लो बेस और कहीं ना कहीं रिवाइवल जो है उसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। तो नतीजे में कंपनी के रेवेन्यूज जो है वो काफ़ी अच्छे रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। करीब 16.5% के आसपास कंपनी के रेवेन्यूज बढ़ेंगे, 13,000 करोड़ के आसपास ही आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट होता है सिगरेट की वॉल्यूम ग्रोथ। तो लो बेस के चलते इस बार वॉल्यूम ग्रोथ जो है करीब 12 से 15% के आसपास रह सकती है। पिछले साल इस क्वार्टर में करीब 12% की नेगेटिव ग्रोथ देखने मिली थी और इसी के चलते सिगरेट के ओवरऑल रेवेन्यूज जो है उसमें 9 से 10% के आसपास की बढ़ोतरी होगी। पेपर कारोबार 10 से 12% बढ़ेगा, एग्री कारोबार 6 से 7% बढ़ेगा, होटल कारोबार जो है उसमें तो दोगुनी तिगुनी आपको ग्रोथ देखने मिल सकती है क्योंकि वहाँ एक रिवाइवल का बड़ा इंपैक्ट होगा। तो दिक्कत कहाँ है? दिक्कत होने वाली है मार्जिन्स में। मार्जिन जो है 36.3% से गिर के 35.4% पे आएंगे, यानी कि करीब 1% की गिरावट होगी। ये दिक्कत आएगी कंपनी की अदर एफएमसीजी कारोबार से, जहाँ पे ग्रोथ तो 10 से 13% की होगी लेकिन मार्जिन के फ्रंट पे वहाँ पे गिरावट आ सकती है। जैसे कि आपने बाकी एफएमसीजी कंपनीज में भी देखा, रॉ मटेरियल की बढ़ते कॉस्ट के चलते मार्जिन पे इंपैक्ट आया। इस कंपनी में भी आपको सिमिलर ट्रेंड देखने मिलेगा। मुनाफा 11.5% बढ़ेगा 3,600 करोड़ पे। तो ग्रोथ बेहतरीन रहेगी, सिगरेट वॉल्यूम ग्रोथ भी अच्छी रहेगी, लेकिन मार्जिन जो है वो दबाव में रहेंगे। कहानी मार्जिन्स की है, सारे एफएमसीजी कंपनीज का सभी में यही हाल है, यहाँ भी यही हाल है। तो चलिए मार्जिन्स रहेंगे कमजोर। आईटीसी वैसे आज 240 से थोड़ा मजबूत है, हो सकता है सिगरेट वॉल्यूम ग्रोथ और अच्छी आ रही है। जय जरा चार्ट देखिए आईटीसी के एफएनओ डेटा, कोई रिजल्ट्स के पहले ट्रेड बनता है, छोड़ दें। अनिल जी, ओवरऑल मैं कहूंगा कि शॉर्ट टर्म में आईटीसी में एक अच्छी खासी हमें गिरावट ऑलरेडी देखने मिल चुकी है अनिल जी। तो शॉर्ट तो यहाँ पे नहीं करना चाहिए बिकॉज एक अच्छे लेवल्स पर इसने सपोर्ट लिया 230। इनफैक्ट मेरा ये मानना है अनिल जी कि अग्रेसिव ट्रेडर्स यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं।
रिजल्ट्स के पहले अगर बनाना है तो इसका नवंबर सीरीज का अनिल जी 240 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन लेकर जा सकते हैं। कॉल साइड पर ही आप ट्रेड करें, बिकॉज अनिल जी 230 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। ये अगर आप देखें तो करीब करीब 10 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। नवंबर का 240 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन मुझे ऐसा लग रहा है कि नीचे में 6.5 के आसपास का आप स्टॉप लॉस लगाया 6.5 का, और ऊपर में अनिल जी मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हिसाब से सपोर्ट लिया है लेवल्स पर, यहाँ पे एक बाउंस बैक हमें लगभग 250 तक के लेवल्स तक देखने मिल सकता है। तो अगर वो होता है तो ये कॉल का वैल्यू जो है इमीडिएट बेसिस पर लगभग 14.6 से लेकर 16 तक हो सकता है। तो 16 रुपए तक का मूव ऊपर में देखने मिल सकता है। अभी तो 10 रुपए 15 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है अनिल जी। शॉर्ट तो नहीं करना है, बाउंस बैक देखने मिल सकता है आईटीसी में। ओके, शॉर्ट नहीं करना है, लॉन्ग करना है, बाउंस बैक मिल सकता है। ये राय जय की तरफ से आती हुई दिख रही है इस वक्त आईटीसी को लेकर। और इस बीच केपीआर मिल्स, ये है वो स्टॉक जहां पर रिजल्ट्स आते हुए दिखे, रिजल्ट्स अच्छे आते हुए दिखे। 2 दिन पहले सेठी साहब ने केपीआर मिल्स खरीदने की राय भी दी थी। सेठी साहब आपके टारगेट भी आ गए होंगे, आई एम श्योर 480 आ गया अभी। बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, 2 दिन पहले नहीं कल दिया था 450 के लेवल पे, 480 का टारगेट था। और वो अभी अच्छे रिजल्ट्स के बाद और कल देने के पीछे कारण भी यही था कि मैं टेक्सटाइल्स पे तो बुलिश था ही, उसके अलावा इस कंपनी में शुगर और एथेनॉल की भी स्टोरी है। तो दमदार नतीजा आया। नतीजा अभी देख रहा था 242 करोड़ का पैट आया अनिल जी, जो पिछले साल इस क्वार्टर में 112 करोड़ था और एस्टिमेट्स थे 160 करोड़ के आसपास का। तो बहुत ही अच्छे से मार्केट एक्सपेक्टेशंस को बीट किया है। स्टॉक में अभी भी यहाँ से भी और अच्छी तेजी होनी चाहिए, बट मेरे टारगेट्स मीट हो गए शॉर्ट टर्म। चलिए बधाइयाँ, आपके टारगेट हिट हो गए। और अब फिर ऐसे में इस खुशी में एक और स्टॉक ले लिया जाए। सेठी साहब से एक ही तो लिया है अपन ने, और सेठी साहब कह भी रहे थे कि जितना नीचे आएगा उतना, जितना लेट लेंगे उतना। तो अब नीचे आ भी गया है निफ्टी, अब सही वक्त है एक बार फिर से बिगुल सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। बताएं सेठी साहब दूसरी पिक आज के लिए। बिल्कुल अनिल जी, हालांकि निफ्टी जरूर नीचे आया है थोड़ी देर में, बट ये स्टॉक ज्यादा नीचे नहीं आया है। और ये जो अभी निफ्टी में गिरावट आई है मेनली लेड बाय, मुझे दिखाई दे रहा है मेटल स्टॉक्स में अच्छी खासी गिरावट आई है। आप सभी मेटल स्टॉक्स गिरे हैं। बाकी ये जो स्टॉक है ये एक सीमेंट स्टॉक है। स्टॉक का नाम है मंगलम सीमेंट, जो कि अभी 426 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। एक बीके बिरला ग्रुप की कंपनी है। कंपनी का एक जबरदस्त एक सॉलिड ब्रांड है, नाम है बिरला उत्तम सीमेंट। और इनके प्लांट्स है राजस्थान में और यूपी में। सीमेंट की कैपेसिटी है करीबन 4 मिलियन टन की, क्लिंकर कैपेसिटी है 2.3 मिलियन टन, कैप्टिव पावर है कंपनी के पास। और लाइमस्टोन भी इनका 90% रिक्वायरमेंट खुद ही मीट करते हैं, मतलब उसकी भी कैप्टिव माइंस है। बाकी फंडामेंटली एक सॉलिड कंपनी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 18%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 18.5%, डेट इक्विटी रेशियो भी 0.77 है, बट कंपनी लगातार उसको कम कर रही है। और पिछले 3 साल का पैट का कैगर तो जबरदस्त है, 200% की दर से 3 साल का प्रॉफिट के कैगर, प्रॉफिट में कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से कंपनी ने ग्रोथ दर्ज करी है। बाकी वैल्यूएशन बहुत ही सस्ते हैं, 8.5-9 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता है। और इसमें प्रोमोटर्स ने भी इस क्वार्टर में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, जो सितंबर क्वार्टर में। और सेंचुरी टेक्सटाइल्स अराउंड 8.32% ओन करती है। और बाकी सचिन बंसल जो फ्लिपकार्ट के से मशहूर हैं, उन्होंने भी इस कंपनी में 7.49% हिस्सेदारी ली है। तो आम बुलिश ऑन द स्टॉक। मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में इसमें 455 तक के लेवल्स आ सकते हैं। रिजल्ट्स अभी आए नहीं है, रिजल्ट्स इस तिमाही के अच्छे रहने चाहिए, डेट्स भी शायद नहीं आई अभी, बट आई एम श्योर दिस स्टॉक वुड डू वेल। तो 455 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करने की सलाह। थोड़ा कंफ्यूजन है लाइफ में ये सचिन बंसल जी को लेके। कोई कुछ लोग बोलते कि यही वो वाले ही सचिन बंसल जी, कुछ बोलते वो नहीं है। हमारे बंसल जी को पूछते, बंसल जी ये कौन से बंसल जी है? अनिल जी ये सचिन बंसल जी दिल्ली बेस्ड अनिल जी, ये फ्लिपकार्ट वाले नहीं है अनिल जी, काफी बढ़िया वैल्यू इन्वेस्टर रहे हैं और इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रिंट मीडिया ने भी अनिल जी रिपोर्ट करा था, फ्लिपकार्ट तो ये कभी उस पर टिप्पणी करने भी नहीं आते, अपनी वैल्यू इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। अच्छा ये दूसरे वाले है तो अच्छा, इनका मतलब वो उससे फ्लिपकार्ट से कोई लेना देना न था ना है? नहीं अनिल जी, इनका कुछ भी लेना देना नहीं है, दिल्ली बेस्ड है, किसी से मिलते भी नहीं है ये। अच्छा चलो बढ़िया है। तो ये आपके लिए दूसरे बंसल जी हैं। वो डिफरेंशिएट करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मेरे ख्याल से जेके टायर या कौन सी कंपनी में फ्लिपकार्ट वाले सचिन बंसल जी ने खरीदा था, वहां भी नाम सचिन बंसल ही आता है, यहाँ भी नाम सचिन बंसल ही आता है। डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? इनको पूछ के
पूछना ही पड़ेगा। Yeah, या तो देखो, एक सचिन बंसल जी को तो हम पूछ सकते हैं जो फ्लिपकार्ट वाले, दूसरे को हमारे राकेश बंसल जी जानते हैं, तो वो उनको फोन लगाओ, इतना मुश्किल काम करो, उससे बढ़िया राकेश बंसल जी, ये आप वाले सचिन बंसल जी अगर बोलते ना, तो फिर वो वाले समझ लेने का, सिंपल सा लॉजिक है, ये फॉर्मूला ठीक है मेरे ख्याल से, तो रास्ता तो निकालना पड़ेगा। ये तो है। चलिए ठीक है जी सेठी जी कुछ कह रहे हैं। जी सेठी जी। नहीं अनिल जी, मुझे तो सचिन बंसल जी, पॉपुलर सचिन बंसल जी वही है, तो उस लिहाज से अब डिटेल्स तो मिली नहीं, तो अगर ये है तो मैं आई टेक बैक माय वर्ड्स कि ये फ्लिपकार्ट वाले नहीं है, बट आई विल फाइंड आउट एंड गेट बैक, क्लैरिफाई करेंगे आजकल में अनिल जी की ये सचिन बंसल, क्योंकि मुझे लगा ये फ्लिपकार्ट वाले सचिन बंसल जी होंगे। जमाना बहुत अच्छा था, उसमें ना वो जो आदमी काम करता है उसका सरनेम वैसे हो जाता था, जैसे हाँ वो जैसे पारसी में तो बाटली वाला, या जैसे लकड़ा वाला, पंजाब में बहुत सारे लोग होते हैं उनका गांव के नाम पे होता था जी। तो इधर महाराष्ट्र में भी पीछे कर लगता है उसके हिसाब से कि भाई जिस गांव के उस गांव का कर, जैसे मुंबई वालों को मुंबई कर बोलते हैं ना, खैर आज की मुंबई कर कोई सरनेम नहीं बना, लेकिन बहुत सारे ऐसे सरनेम है। ऐसा कुछ फॉर्मूला लगाना चाहिए जिससे कि आसानी से पता चल जाए। एक बार अच्छा बाय द वे ऐसा पहले भी हुआ था, एक कोई कंपनी को लेकर हुआ था जिसमें नाम आया था कि राकेश झुंझुनवाला जी ने स्टेक खरीदी, वो कोई फर्जी राकेश झुंझुनवाला जी निकल के कलकत्ता वाले, नाम उनका वो राकेश ही था, बाकायदा ब्लॉक डील में लिया भी उन्होंने, लेकिन उनके चक्कर में स्टॉक भाग गया, बाद में पता चला ये तो कोई और है। ऐसा हुआ तो कोई तो इस कंप्यूटर के नाम की कोई कंपनी थी, अब मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन 5-7 साल पहले, 5-6 साल पहले का ये मामला था। फिर उसके बाद एनीवे कम से कम अब पता चल गया कि दो अलग अलग तरह के बंसल जी, तो हम थोड़ा अलर्ट रहेंगे। आइए अब बढ़ते आगे, 2:45 भसीन साहब से करते हैं मुलाकात। कभी कभी खुशी के लिए कुछ ज्यादा नहीं, एक अनजान दोस्त ही काफी है। एबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। बसीर साहब स्वागत है आपका, गुड आफ्टरनून। पहले तो डालमिया भारत 2020 का आपने टारगेट दिया था, मेरे ख्याल से उसके बेहद करीब पहुंचा है, लगभग सुबह वाला कॉल टारगेट हिट होके आया है। बताएं सर, एक बार पहले अपडेट दे दें, फिर फ्रेश कॉल्स लेता हूं मैं आपसे। हाँ गुड आफ्टरनून अनिल जी, बिल्कुल मैंने कहा था डालमिया भारत में बुक कर लेना, 2008 बिक गया क्योंकि उसके रिजल्ट्स हैं, लेकिन सीमेंट आप देखिए 3-4 दिन से आपको एसीसी, अल्ट्राटेक, अंबुजा भी कहा था और सारे आउट परफॉर्म किए हैं, तो थोड़ा कॉन्ट्रेरियन होना पड़ेगा इस बाजार में, तभी आप पैसा बनाएंगे। और अभी भी मैं सोचता हूं कि देखिए मारुति के जो भी नंबर आए, क्योंकि अगर वो 2 लाख से गाड़ी की आउटलुक है तो दो या 1-2 महीने में तो वह वापस एड्रेस होनी शुरू हो जाएगी। सो आई थिंक ऑटोज आर गोइंग टू बी इन अ वेरी स्वीट स्पॉट। एक आपको और अपडेट दे दूं, बैंक ऑफ बड़ौदा 104 हो गया, जो आपको मैंने नवरात्रों के पहले दिन कहा था, दिवाली से पहले 100 रुपए का भाव, तो वो भी 15% चल चुका है। अब अनिल जी 2 नहीं 3 आइडिया है, मैं यहाँ रीट्रेड करता हूँ। आरबीएल बैंक के नंबर्स बहुत ही अच्छे होंगे और आरबीएल आप देखिए बहुत स्ट्रांग है। मैंने आपको आइशर मोटर कहा था, आइशर विल बी द नेक्स्ट मारुति जैसे वो है, आइशर विल बी एन आउट परफॉर्मर। 3500 का भाव आपको इसी साल में दिख जाना चाहिए इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। अब आपके लिए 2 नहीं 3 आइडियाज हैं और ये कॉन्ट्रेरियन है, लेकिन ये मस्ट हैव है इन अ पोर्टफोलियो। बहुत ही बढ़िया। तीनों बाय कॉल हैं सर? तीनों बाय अनिल जी, क्योंकि ये ही मौका है ये शेयर लेने का। जी हाँ, प्लीज बताएं सर, शुरुआत करें। तो देखिए तीनों आईटी मेजर्स हैं, मैं कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आईटी मेजर्स हैव करेक्टेड आफ्टर द रिजल्ट्स बिकॉज ऑफ सम ग्लोबल अनवाइंडिंग, लेकिन अगर आप फंडामेंटली देखें तो आईटी स्टॉक से अच्छी कोई सेक्टर ही नहीं है। तो इस कारण से ये वीकनेस लीजिए आईटी बनाने के लिए, बिकॉज हमें लगता है द नेक्स्ट लेग विल अगेन कम फ्रॉम इन्फोसिस एंड टीसीएस एंड विप्रो। तो पहला टीसीएस है जो आपको 4000 से 3500 पे मिल रहा है, 3500 के करीब लीजिए, स्टॉप लॉस रखिए 3400 का, लेकिन वापस 36.75 का टारगेट। इन्फोसिस अगेन 1715-20 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 1660, टारगेट ऑफ 1820। और विप्रो सबसे पहले, बिकॉज विप्रो इज द फास्टेस्ट ऑफ द ब्लॉक, 67-69 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 655। दिस इज हेडेड टू 700 इन द नेक्स्ट, मे बी नेक्स्ट सेटलमेंट जो आपके फ्राइडे को है, मंडे ट्यूसडे को ही दिख सकता है, बिकॉज आईटी ने काफी अंडर परफॉर्म कर लिया है। दिस इज द टाइम टू एक्यूमुलेट आईटी। आई एम वेरी वेरी बुलिश ऑन दीज 3 स्टॉक्स। ओके, तो टीसीएस में करें खरीदारी, 3490-3500 के आसपास लेना है, 100 रुपए नीचे 3400 पर लगाइए स्टॉप लॉस टीसीएस में। 3650-3675 ये होंगे आपके लिए टारगेट। एक छोटा टारगेट 3600 का भी लेकर चल सकते हैं। इन्फोसिस 1715-1720 के आसपास आपको खरीदना है।
1660 का लगाना है स्टॉप लॉस और टारगेट बनेगा 1820 का आपके लिए। 1820 कर दीजिए, 1880 नहीं 1820 का टारगेट। और विप्रो खरीदना है आपको 667 के आसपास, 667 के आसपास विप्रो खरीदारी करनी है आपको। 655 655 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 700 तक के टारगेट के लिए विप्रो में भी करनी है खरीदारी। तो 3 बेहतरीन पिक्स कॉन्ट्रा कॉल भसीन साहब की तरफ से आईटी शेयरों पे आता हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया भसीन साहब इन 3 बेहतरीन पिक्स के लिए। और ये तीनों चलेंगे तो निफ्टी को तो सपोर्ट मिल ही जाएगा कहीं, कम से कम गिरेंगे तो नहीं निफ्टी, है ना। 3 आईटी दिग्गज खरीदारी की राय आती हुई। ओके, तो ये है आपके लिए बेहतरीन कॉल्स भसीन साहब की तरफ से, तीनों आईटी दिग्गज। आइए किरण जी को क्या पसंद ये भी देखें। बिल्कुल किरण का कमाल। बताएं किरण जी। देखिए, बाय करना है चोला फाइनेंस, एक बहुत अच्छे रेंज से अभी अभी निकलता नजर आ रहा है और जिस तरीके से ये मूव अप मूव आ रही है बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, मेरा मानना है कि चोला फाइनेंस एक बहुत अच्छा परफॉर्मिंग स्टॉक रहेगा आज कल के लिए। अभी लगभग 629 कैश लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। 620 के नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूं कल के लिए 655 660 के टारगेट्स देखने को मिल जाने चाहिए। काफी स्ट्रांग ब्रेकआउट है, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। छोटा सा रिस्क है, बड़ा रिवॉर्ड्स है। ओके, तो बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड है। चोला इन्वेस्टमेंट यहां पर करके चले खरीदारी। ये है आपके लिए किरण जी की राय 655 और 660 के टारगेट्स के लिए। आइए स्वागत करते हैं सुमित जी का एक्सपायरी के ऑप्शन के लिए। बताएं सुमित जी, गुड आफ्टरनून। दीपांशु, देखिए मार्केट में ऊपरी लेवल से 100 पॉइंट के आसपास का करेक्शन देखने को मिला है निफ्टी के अंदर, बट मैं कॉन्ट्रा कॉल लेना चाहूंगा। मेरे को लगता है कि निफ्टी यहां से वापस से रिबाउंड मारेगा। आज और कल के अंदर एक अच्छा मूव ऊपर में देखने को मिलेगा। तो 18,150 वाला कॉल कल की एक्सपायरी का 121 पे लेना है। अभी 125-26 चल रहा है, अभी भी ले सकते हैं या नीचे मिल जाए वॉलेटिलिटी में तो बहुत अच्छा होगा। 121 पे लेना है। 18,150 का कॉल निफ्टी का कल की एक्सपायरी का। 71 का नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में 171 और 221 ये 2 टारगेट होंगे। कल तक ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं, तो खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 18,150 का कॉल। 150 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। 71 का स्टॉप लॉस, 171 और 221 का। जब आप ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं तो लिफाफा लेवल लेते हैं, या जब कॉन्फिडेंस की कमी होती है तो किस्मत पे भरोसा ज्यादा करते हैं कि शुभ आंकड़ा है 1 का। सुमित जी बताएं। अनिल जी जब कॉन्फिडेंट होता हूँ तो ये लेवल देता हूँ। लग तो नहीं रहा आपकी आवाज से, ऐसा लग रहा है कि जब कॉन्फिडेंस कम होती तो न्यूमरोलॉजी में चले जाते हैं आप। नहीं अनिल जी, आप देखिए मार्केट कैसे घूमेगा, मस्त मूव आएगा और एक अच्छा तेजी का मूव देखने को मिलेगा। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो खरीदारी करने के लिए सुमित जी की तरफ से कैश का ऑप्शन 18,150 का आपको ऑप्शन खरीदना है इस वक्त। थोड़ी देर में विश्वेश जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, वो भी एक बेहतरीन कॉल देने की तैयारी में फोन अ फ्रेंड लाइफ लाइन यूज करेंगे। और देख लीजिए भाई 18,200 नहीं टूटा है, नहीं टूटा। आपको सही टाइम पे कॉन्फिडेंस दे दिया कि डरिए मत। बढ़िया डेटा काम करता है ऐसा, डरना नहीं चाहिए, थोड़ा हिम्मत चाहिए वहाँ पे। मतलब उस समय तो सब खराब लगता है, फिर प्रॉब्लम वही है। और बैंक निफ्टी भी 41,000 के ऊपर निकल नहीं रहा। देखो तो जो दोनों ही तरफ के डेटा है कि निफ्टी के डेटा पॉजिटिव है, बैंक निफ्टी के उतने पॉजिटिव नहीं है, तो वैसा मूड माहौल बना। जय तैयार है अपने जैकपॉट शेयर के साथ। बताएं जय। अनिल जी 750 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदना है यूपीएल का। 33 पर मिल रहा है अभी, ये 33 रुपए के आसपास मिल रहा है। 33.5 के आसपास मिल रहा है। अनिल जी यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है 25 का। 25 पर आप स्टॉप लॉस लगाइए। पहला टारगेट आपका बनेगा 44 का, सेकंड टारगेट बनेगा 52 का। ये नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी का अनिल जी, 25 नवंबर की एक्सपायरी का मैं बता रहा हूँ। 750 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन आज जो हिसाब से एक शॉर्ट कवरिंग यूपीएल में देखने मिल रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल अनिल जी मैं कहूंगा कि एक तो डेरिवेटिव्स डेटा क्लियरली दिखा रहा है कि ये स्टॉक में अच्छे खासे शॉर्ट्स थे वो कवर हो रहे हैं। यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हिसाब से इसमें एक पैटर्न फॉर्म हुआ है, हम कहते हैं इसे फॉलिंग वेज पैटर्न, उसमें से ब्रेकआउट देगा ये। 200 डेमा से हमें एक रिवर्सल देखने मिला है और एक थर्ड पॉजिटिव डाइवर्जेंस देखने मिला है। जब भी ये थर्ड पॉजिटिव डाइवर्जेंस देखने मिलता है तो पॉसिबिलिटी स्टॉक की अच्छा खासा मूव देने की हो जाती है। तो ये पॉजिटिव डाइवर्जेंस है फॉर द थर्ड टाइम। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यूपीएल में एक अच्छी खासी बढ़त हमें देखने मिल सकती है। जो स्टॉक ऑलरेडी आज 4% प्लस ऊपर है, मुझे ऐसा लगता है कि और भी आगे आने वाले दिनों में हमें लगभग 780 से लेके 800 तक के लेवल्स दिखा सकता है स्पॉट में। यूपीएल वाला ना,
यूबीएल नहीं, यूपीएल एनर्जी, ठीक है। तो यूपीएल का कौन सा वाला कॉल ऑप्शन खरीदना है एक बार जरा फिर से बताओ आप। 25 का स्टॉप लॉस है, 44 और 52 का टारगेट है, करेक्ट? बिल्कुल अनिल जी, 750 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन 25 नवंबर की एक्सपायरी का। ओके, 25 नवंबर का 750 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। इस बीच जेके पेपर एक और हमारा एसआईपी स्टॉक कमाल करता हुआ दिख रहा है रिजल्ट्स के लिहाज से। 100 रुपए के आसपास की रिकमेंडेशन थी, वहां से दुगुना से ज्यादा हो चुका है। देखिए मुनाफा 35 करोड़ से बढ़कर 118 करोड़। वाह क्या रिजल्ट है, बढ़िया गजब रिजल्ट आ रहे हैं। आय 30% बढ़ी है, 700 करोड़ से 1000 करोड़। 30 नहीं, 30 से ज्यादा हो जाएगी। 1000 करोड़ पे 30% होता है, 700 पे तो 300 रुपए और ज्यादा हो जाते हैं, 300 करोड़ हो जाता है। कामकाजी मुनाफा 50%। मार्जिन एक्सपैंड हुए हैं, वन ऑफ द फ्यू कंपनीज जहां पर आप देखेंगे मार्जिन एक्सपैंड हुए हैं। बिल्कुल, तो ये नंबर की प्राइसेस जो काफी कम हुई है, हमने हाईलाइट भी करा, हमने हाईलाइट किया कि इस बार इनके मार्जिन बढ़कर आएंगे। तो देखिए लगभग 2% की बढ़त मार्जिन में है। सेठी साहब से संपर्क है तो सेठी साहब से जरा पूछिए, उनका भी फेवरेट स्टॉक रहा है पेपर स्टॉक्स। तो सेठी साहब ने, आपको याद है लॉकडाउन के जमाने से, हाँ, जब अमेरिका में पेपर्स की कमी हुई थी, टॉयलेट पेपर्स की, सबसे पहले सेठी साहब को पता चला था कि अमेरिका में टॉयलेट पेपर्स की काफ़ी तेज कमी हुई है, और तब से वो पेपर स्टॉक्स जो रिकमेंड कर रहे हैं आपको ज़बरदस्त पैसे बना के दिए। थोड़ी देर में सेठी साहब कार्यक्रम में होंगे शामिल भी वापस से, लगता है छोटा सा ब्रेक लिया है। तब तक एक बार जेके पेपर के चार्ट्स पर नजर डाल ली जाए। सुमित जी चार्ट्स देखिए, और सुमित जी ने ये माफ कीजिएगा, सचिन जी से ले, सचिन जी देखिए, सचिन जी की भी रिकमेंडेशन में रहा है। सचिन जी बताएं सर। डेफिनेटली सर, काफ़ी अच्छा है स्ट्रक्चर। अभी तक जितनी वोलेटिलिटी हुई है उसमें 220 के आसपास उसने एक लेवल मेंटेन किया है। एंड जिस तरीके से अभी भी यहाँ पर एक रिबाउंड हुआ है, मुझे लग रहा है 220 के ही स्टॉप लॉस से एडिशंस करनी चाहिए। जिस तरीके से बड़ा स्ट्रक्चर है, लगभग अराउंड 275 टू 80 के प्राइस की एक्सपेक्टेशन होगी। सो डेफिनेटली यहाँ पर एक अच्छा रिवॉर्ड तो अपॉर्चुनिटी है स्टॉक में वापस रीअक्यूमुलेट करने के लिए। 280 का लक्ष्य होगा, 220 का स्टॉप लॉस के लिए। जेके पेपर के चार्ट पर आए 5% का दमदार उछाल अच्छे नतीजों के दम पर। ये भी एक थीम थी सर, मुझे याद है, पेपर टेक्सटाइल। जब आपने मिड कैप्स थीम आइडेंटिफाई करी थी तो पेपर थीम भी अपने वहीं से निकाली। पेपर टेक्सटाइल, मिड कैप सीमेंट, ये 3-4 थीम हमारी जो थी। पावर थीम से भी जब जेएसडब्ल्यू एनर्जी निकल कर आया। हाँ, सबसे ज्यादा टेक्सटाइल और ये वाली थी अपनी, जो काफ़ी भागी पेपर वाली भी स्टॉक काफ़ी मजबूती के साथ बढ़े। डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री में कंसोलिडेशन पर भी हम कुछ इंटरेस्टिंग आपके लिए सामने रिसर्च लेकर आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले विश्वेश जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ और लेते हैं उनकी एक स्पेशल कॉल। जी विश्वेश जी बताएं सर। देखिए अनिल जी, पहले मैं ट्रेड बताता हूँ फिर लॉजिक बताता हूँ। खरीदना है निफ्टी का 18300 का कॉल ऑप्शन, लेकिन 3 नवंबर मतलब अगले वीक की एक्सपायरी का, जो भी 155 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है थोड़ा सा नीचे मिले, 130 तक मिलता है तो भी ऐड करना चाहिए यहाँ पे। इस ट्रेड में जो स्टॉप लॉस में रिकमेंड करूंगा अनिल जी, वो आपको रखना है 110 के आसपास। उसके सामने 200, 240 और 300 के टारगेट होंगे। देखिए अनिल जी, मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो हम नीचे आए हैं वो प्योरली सम ऑप्शंस ड्रिवन मूव है। मतलब एक्सपायरी में समबडी वांटेड 18300 के नीचे और बैंक निफ्टी में 41000। वेयर बैंक निफ्टी ने तो कल का लो भी अभी तक नहीं तोड़ा है। तो आप अगर बैंक निफ्टी देखेंगे तो इसको 2 इनसाइड बार कहते हैं, मतलब प्रीवियस डे की रेंज के अंदर प्रीवियस डे, और आज भी हम प्रीवियस डे की रेंज में हैं। ऑन दी अदर हैंड निफ्टी 18200 के फुट में जो ओआई है, दैट इज क्लियरली इंडिकेटिंग कि दोस गाइस विल ट्राई टू डिफेंड देयर पोजीशन। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे निफ्टी इज हेडिंग फॉर 18400। तो ये जो पुल बैक है इसको बाइंग अपॉर्चुनिटी के तरीके से यूज करना चाहिए। मुझे लगता है अब जो मूव आएगा वो एचडीएफसी बैंक आएगा। देखिए बैंकिंग में आईसीआईसीआई बैंक मूव कर गया, कोटक ने ऑलरेडी हेल्प करा, एक्सिस आज पुल बैक दे रहा है, लेकिन एचडीएफसी बैंक ने सपोर्ट नहीं किया। मुझे लगता है एचडीएफसी बैंक सपोर्ट करेगा यहाँ से। एचडीएफसी बैंक एटलीस्ट 1750 तक के लेवल एक्सपेक्ट करता हूँ। और मुझे लगता है कि समवेयर आईटी स्टॉक्स विल आल्सो पुल बैक। इन्फोसिस मुझे ठीक लग रहा है, मुझे लग रहा है टेक महिंद्रा चलेगा। तो अनिल जी, निफ्टी का 18300 का कॉल ऑप्शन खरीदने की राय है, लेकिन अगले वीक की एक्सपायरी का। ओके, तो ये है आपके लिए निफ्टी पर खरीदारी की राय, 18300 का कॉल ऑप्शन। शुक्रिया विश्वेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ध्यान रखें ये कल की एक्सपायरी नहीं, ये अगले हफ्ते की एक्सपायरी का है। अगले वेडनेसडे को इस बार एक्सपायरी होगी, ये भी आप ध्यान रखिएगा। 3 नवंबर की जो वीकली एक्सपायरी है
वहां का कॉल ऑप्शन खरीदना है। पर आइए, वरुण है हमारे साथ, और डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री में एक और बड़ा कंसोलिडेशन होने वाला है, एक और बड़ी डील की खबर सामने आई है। वरुण बताएं क्या है इस डील की? डेफिनेटली, तो जैसे कि आपने कहा कि कंसोलिडेशन जो है वो इस पूरे सेक्टर में हो रहा है, और यही देख रहे हैं हम कि जो छोटे प्लेयर्स है, जो रीजनल प्लेयर्स है, उनको कहीं ना कहीं जो बड़े प्लेयर्स है वो एक्वायर कर रहे हैं। अब रीजनल प्लेयर्स ये सोच रहे हैं कि शायद कोविड का समय था, टेस्टिंग में काफ़ी कमाया, अच्छे वैल्यूएशंस हो गए, तो यहाँ से निकल लिया जाए। बड़े प्लेयर्स ये सोचे कि जिन जोग्राफीज में हमारा प्रेजेंस नहीं है, वहाँ अगर कोई ना कोई हमें अच्छा प्लेयर मिल जाता है जो एस्टैब्लिश है, उसको खरीद लिया जाए। और ऐसे इस तरीके से कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन जो है इस पूरे स्पेस में देखने मिल रहा है। देखिए, वैसे भी स्पेस अगर आप देखेंगे ना, तो 50% के आसपास का जो मार्केट शेयर है वो अनऑर्गेनाइज मार्केट का है। ऑर्गेनाइज मार्केट जो है, गली में 4-5 है पैथ लैब। क्या हुआ? हर गली में 4-5 लैब मिल जाएगी, मिल जाएंगे, है ना, अलग अलग नाम से। फिर वो डॉक्टर कहते हैं कि इससे मत करवाना, उससे करवाना, वो थोड़े बड़े बड़े नाम वाली में फिर उसमें जाता है। तो जिसके पास डॉक्टर ज्यादा भेजता है, बाद में वो किसी कोई ना कोई एक्वायर कर लेता है। यही हो रहा है। सही है। तो ये बात है। तो 50% के आसपास का जो मार्केट शेयर है वो कहीं ना कहीं अनऑर्गेनाइज मार्केट में। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस पूरे इंडस्ट्री में जो एंट्री बैरियर्स है ना, वो काफ़ी कम है। इसके लिए आप देख रहे हैं कि हर गली में आपको 3-4 जो पैथ लैब्स है या फिर जो डायग्नोस्टिक सेंटर्स है वो मिल जाएंगे। अब डॉक्टर लाल पैथ लैब्स ने करीब 1150 करोड़ के आसपास की लागत के साथ सबर्बन डायग्नोस्टिक जो है उसको एक्वायर किया है। देखिए, इसके एक्विजिशन के पीछे का तर्क ये है डॉक्टर लाल पैथ लैब्स का कि इनका नॉर्थ साइड में काफ़ी अच्छा प्रेजेंस था, लेकिन मुंबई में इनका प्रेजेंस बिल्कुल भी नहीं था, काफ़ी कम प्रेजेंस था। और करीब करीब इनकी वेस्टर्न रीजन जो है, वेस्टर्न इंडिया से अब तक करीब 10% के आसपास की आय आती थी, और सबर्बन डायग्नोस्टिक की करीब 80 से 85% की आय अगर आप देखेंगे तो सिर्फ मुंबई रीजन से आती है। तो इस अधिग्रहण के बाद डॉक्टर लाल पैथ लैब्स के करीब 24% के आसपास की आय जो है वो वेस्टर्न रीजन से आएगी। तो वेस्टर्न रीजन में इनको एक बहुत बड़ा प्रेजेंस जो है वो मिल जाएगा, इसके लिए अधिग्रहण किया गया है। लेकिन ये एक मात्र अधिग्रहण नहीं है। पिछले कुछ महीनों में अगर आप देखेंगे तो लगातार इस स्पेस में छोटे मोटे एक्विजिशंस देखने मिले हैं। डॉक्टर लाल पैथ लैब्स ने जो एक्विजिशन किया है वो करीब 18.5 के आसपास के EV/EBITDA पे किया गया है। मेट्रोपोलिस ने हाल ही में डॉक्टर गणेशन हाईटेक डायग्नोस्टिक सेंटर का अधिग्रहण किया था 636 करोड़ में, वो था करीब 13 से 14 EV/EBITDA पे। उसके पहले आपने देखा था कि फार्म इजी ने थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज का अधिग्रहण किया था, 40 के EV/EBITDA पे किया गया था। हालांकि थायरोकेयर क्योंकि रीच इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी कंपनी है, इसके लिए इस तरह के वैल्यूएशन उनको मिले थे। नहीं, एक मिनट, थायरोकेयर को कितने में खरीदा? 40 टाइम EV/EBITDA। और ये वाला डॉक्टर लाल ने सबर्बन को लिया वो 18.5 टाइम्स। बहुत सस्ता लिया फिर तो। सबर्बन का तो अच्छा नाम है मुंबई में। मेट्रोपोलिस ने इससे भी सस्ते में लिया 13 टाइम्स। कौन सा? गणेशन हाईटेक डायग्नोस्टिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड। ये कौन सी है? सबर्बन तो बड़ा नाम है, नाम भी अच्छी ब्रांड है वो तो। अच्छी ब्रांड है वो तो है। तो इस तरह के वैल्यूएशन जो है इन कहीं ना कहीं कंपनीज को दिए जा रहे हैं, और ये वैल्यूएशन देने के पीछे तर्क ये है कि नो डाउट कोविड की टेस्टिंग जो है वो जरूर खत्म हो गई है, लेकिन अभी भी डायग्नोस्टिक का जो कारोबार है उसमें काफी बेहतरीन ग्रोथ देखने मिलेगी। जाहिर सी बात है अनिल जी, आजकल हम जाते हैं किसी भी डॉक्टर के पास तो पहले वो ये बोलता है मैं बाद में देखूंगा, पहले टेस्ट करा। छोड़ो ये बात, मैं बताऊं आपको, अभी पूछो बोले आप वागले साहब को पूछिए। वागले साहब के फादर के जमाने में, मेरे फादर के जमाने में अगर पूछेंगे किसी ब्लड टेस्ट बोल दिया तो ऐसा बड़ी बात हो जाती थी, इसके टेस्ट हो रहे हैं, मतलब टेस्ट होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती थी। आजकल तो मतलब आप जैसे डॉक्टर के कैबिन में घुसे वो टेस्ट लिखना चालू कर देता किसके। वरुण अच्छा है, कौन से करवा दे। बल्कि अब तो उल्टा है सर, अपॉइंटमेंट देने से पहले लिस्ट आ जाती है, ये टेस्ट लेके आओ, फिर बात करेंगे। तो वो तो आजकल तो टेस्ट तो बड़ा नॉर्मल सा हो गया काम। और पहले शुरुआत में तो खाली वो नॉर्मल CBC टाइप होते थे, अब तो सारे एडवांस होने लगे। एक मिनट, फार्मा एक्सपर्ट बंसल जी बराबर है ना? बिल्कुल अनिल जी, देखिए अभी आप जितने लोग स्टूडियो में बैठे हुए, आप वरुण हुए, दीपांशु हुए, कोई आपको बोले कि भैया आप लोग बाहर तो निकलते नहीं हो, तो कैल्शियम, विटामिन B12 और जितने भी अनिल जी ये टेस्ट है, आयरन वायरन भी काम निकलेगा अनिल जी, तो फटाफट आदमी अनिल जी फटाफट टेस्ट कराने जाता है। तो टेस्टिंग जो ब्लड टेस्टिंग इज द न्यू नॉर्मल अनिल जी। एक जमाने में काफी बड़ी बात होती थी, आज तो डॉक्टर भी बिल्कुल पहले टेस्ट करवाता है। बात तो सही है, बिजनेस तो चलेगा इनका, जमकर चलेगा, बड़ा बिजनेस। इसके लिए तो अधिग्रहण किए जा रहे हैं। एक नॉर्मल अगर ग्रोथ रेट देखें तो करीब 14 से 16% के आसपास की ग्रोथ जो है अगले 3 साल में CAGR ग्रोथ जो है इस सेक्टर में देखने मिल सकती है। इस तरह की कुछ रिपोर्ट जो है वो सजेस्ट कर रही है, और इसके लिए आप इस तरह के एक्विजिशन देख रहे हैं। और जाहिर सी बात है, जैसे कि मैंने कहा कि बड़े प्लेयर्स जो है छोटे प्लेयर्स को एक्वायर कर रहे हैं, तो कंसोलिडेशन इस पूरे स्पेस में। तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन। और मुझे याद है डॉक्टर लाल पैथ लैब सबसे ज़्यादा और सबसे पहले रिकमेंड बंसल जी किया करते थे, कुणाल जी, राकेश जी, दिल्ली के ज़माने से 2018 से। और तब मैं सोचता था इतना महंगा शेयर क्यों रिकमेंड करते हैं, लेकिन क्या भागा इस पर। उस समय 700-800 रुपये मुश्किल से हुआ करता था ये शेयर, तो 3 साल में देखिए 3 गुना से ज़्यादा हो गया। तो बहुत ही बढ़िया रहा इस स्टॉक का प्रदर्शन भी। आइए नितिन जी तैयार है,
निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरार का। स्वागत है आपका नितिन जी, बताएं सर क्या करेंगे आज? अनिल जी, आज मैं इन्फोसिस पे बेट ले रहा हूँ और 1720 स्ट्राइक की कॉल अगले महीने की मुझे मिल रही है 55 रुपए में अभी, और इसको हम लेंगे। ये नेक्स्ट एक्सपायरी की है 1720 स्ट्राइक की, करीब करीब एट द मनी हो गई। इसका स्टॉप लॉस हम 40 रुपए का रखेंगे और टारगेट हम 80 रुपए का रखेंगे। इसमें जो आईटी में है वो रोल ओवर्स मुझे लॉन्ग दिख रहे हैं, पॉजिटिव रोल ओवर्स दिख रहे हैं। आईटी पूरे गिरे हुए हैं और आज अच्छे रोल ओवर्स हो रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट लेग यहाँ से आईटी लीड करेगी, और उसको देखते हुए मैं 1720 अगली एक्सपायरी की कॉल ले रहा हूँ। टारगेट 80 का, स्टॉप लॉस 40। टारगेट 80, स्टॉप लॉस 40। इन्फोसिस, इस पर कन्विक्शन बन रहा है। भसीन साहब भी कह रहे थे इन्फोसिस खरीदिए, विश्वेश जी भी रेकमेंड कर रहे थे कि थोड़ा आईटी में एक्शन आएगा, और अब नितिन जी को भी इन्फोसिस पसंद आ रहा है। डेज हाई पर, माफ कीजिएगा, काउंटर है इस समय। चार्ट कॉर्नर का बिगुल राकेश जी, कुणाल जी के लिए। बताएं सर। तो हमारी भी पसंद आईटी स्पेस से, और आईटी स्टॉक हमारा L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज LTTS पसंद है। टेक्निकली एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है बोथ लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स पर। शॉर्ट टू मीडियम टर्म चार्ट्स में एक ब्रेकआउट है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु, करेक्शन पूरा हो गया है, बेस बन गया है। आईटी स्टॉक्स की चर्चा अभी कर ही रहे थे आपकी, सभी आईटी स्टॉक्स में एक एक करके मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। तो LTTS यानी कि L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज को बाय करके चल रहा है। स्टॉप लॉस रखना है 4600 का, 4600 का स्टॉप लॉस रख लें। पहला टारगेट 4825 4825 और दूसरा टारगेट 4900 का। तो 4900 के टारगेट के लिए LTTS में खरीदारी करें। L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, ये है आपके लिए LTTS, जहां पर खरीदारी करने की राय। आईटी शेयर में जान लोड़ गई तीनों के तीनों। आज वसीम साहब अभी बोल के गए, फिर देखो खरीदारी की राय आपके आगे इधर इन्फोसिस, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज। सेठी साहब, आपको भी कोई आईटी स्टॉक पसंद है? आर सिस्टम बोला ना आपने, हाँ मैं भूल कैसे गया। अनिल जी, पिछले 7-10 दिन में देखोगे तो रोज जो एक स्टॉक आईटी स्टॉक ही होता है ऑलमोस्ट। तो मैंने फ्रंटलाइन काउंटर्स में भी, इन्फोसिस भी रिजल्ट के पहले विप्रो भी रिकमेंड किया था, टेक महिंद्रा भी किया था। फिर आपके ये जो मिड कैप आईटी स्टॉक्स है जैसे साइएंट है, सोनाटा है, फिर आज ये आर सिस्टम्स है, तो कई सारे आईटी स्टॉक्स रडार पे रहे। और अभी भी लगता है जो भी आईटी स्टॉक्स आने वाले दिनों में भी जिनके नतीजे आ रहे हैं, अच्छे नतीजे आने चाहिए। तो नतीजे के हिसाब से भी इस तरह के मार्केट में जब वीक रहते हैं तब प्ले करना चाहिए, खरीदारी करने की सलाह। बहुत दिनों से फर्स्ट सोर्स रिकमेंड नहीं किया। मुझे लगता है कि मतलब उसको अंतरिक्ष में उसकी कक्षा में पहुंचा दिया है, हाँ। स्थापित कर दिया है उस सैटेलाइट को। फर्स्ट सोर्स, क्या गजब रिकमेंडेशन। जैन साहब को भी 40-50 रुपए से पसंद था, सेठी साहब को भी, और हमारी भी माला माल बिगला। आशीष राय ने कितनी बार? 40 रुपए से रिकमेंड किया। 40 रुपए से रिकमेंड करते आए इस स्टॉक को। गजब का एक्शन इस शेयर में भी हुआ। आइए एक्शन को बढ़ाते आगे, वक्त है बैंक से बेनिफिट का। एबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। बताएं आशीष, बैंक से बेनिफिट में कुछ बाहर निकलने की तैयारी तो होगी अब एक्सपायरी के नज़दीक है तो? सर बिल्कुल। IEX कल 80.44% पे रह गया था, थोड़ी सी और गिर जाती तो स्टॉक बैंक से बाहर आ जाता पोजीशन से, लेकिन नहीं गिरी। आज कंफर्टेबल हो गई, 80% से काफ़ी नीचे 76% हो गए, आ गया बाहर, पक्का 100% बाहर आ जाएगा। दूसरा नाम आता है सेल का, हालांकि बॉर्डर लाइन पर है, 80.24 है प्रिसाइजली अभी आप देखें, लेकिन लग रहा है कि बैंक से बाहर आ जाएगा स्टॉक। तो सेल और IEX दो ऐसे स्टॉक हैं जो फिलहाल बैंक से बाहर आएंगे। सेल और IEX बाहर आएंगे, अच्छा। और एंट्री वाला कोई मामला है कि अभी एक्सपायरी के वक्त नहीं होगा? सर एक्सपायरी के टाइम पे हम क्लोजली देखते हैं कि रोल ओवर के चलते पोजीशंस बढ़ जाती हैं। एक स्टॉक है जिसकी 95% मार्केट वाइड पोजीशन से ज्यादा चल रही है फिलहाल, वो है एस्कॉर्ट्स, 109% है। आज ही तो बाहर आया, आज ही बाहर आया है, और कल 77% के साथ बैंक से बाहर निकला है, तो मुश्किल है ये नहीं आएगा ये। हाँ, हो सकता है लास्ट 15-20 मिनट में रोल ओवर हो जाए। कई बार ऐसा होता है ना, लोग अगले सीरीज की पहले बनाते पोजीशन, इस सीरीज की बाद में खत्म करते हैं, तो वो हो भी सकता है।
चलिए तो देखते हैं, आया तो एस्कॉर्ट्स आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। नहीं तो कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं जिसकी 95% के ऊपर। और कौन कौन से जो बने रहेंगे ऐसी? सर कैनरा बैंक है 91% है, ठीक है। एनएमडीसी है 87% है, सन टीवी 85% है, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस 84% है। अच्छा ओके, ये 4 बने रहेंगे, ये है आपके लिए इस वक्त। आइए कैश का ऑप्शन तैयार है, जय ठक्कर। बताएं जय। जी अनिल जी थोड़ा मेक और ब्रेक लेवल लग रहा है। 18200 तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है एंड वहाँ पे सपोर्ट ले रहा है एंड चांसेस है अनिल जी बाउंस बैक का। अगर ये बाउंस बैक कर जाता है, आई मीन जो सेक्टर्स अभी काफ़ी डिस्कस हो रहे हैं लाइक आईटी और मेटल्स, बैंकिंग, ये सभी में, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अनिल जी हमें एक अच्छा खासा बाउंस बैक देखने मिल सकता है। एंड इसलिए मुझे मेरा ये मानना है अनिल जी कि जब तक 18,100 का जो लेवल है निफ्टी में वो ब्रेक नहीं करता, तब तक पोजीशंस लॉन्ग साइड पर रहनी चाहिए। तो ये जो डिप आई है शुड बी यूटिलाइज एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी एंड अगर 18,100 के लेवल्स ब्रेक होते हैं तो मैं समझूंगा कि अनिल जी ये ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। सो 18,100 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का आप खरीदेंगे, 3 नवंबर की एक्सपायरी का। अनिल जी मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें एक अच्छी खासी हमें बढ़त देखने मिल सकती है एंड ये अगर हम देखें अनिल जी तो ये ट्रेड कर रहा है लगभग 267-68 के आसपास। तो 268 के आसपास इसको खरीदिए। 18,100 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। और डाउन साइड अनिल जी यहाँ पे जो स्टॉप लॉस रहेगा दैट वुड बी 210, 210 का एक स्टॉप लॉस रहेगा, 268 पे खरीदे। एंड अनिल जी अगर लेवल्स होल्ड कर जाते हैं देन आई थिंक ऑन दी अपसाइड मे बी कल या तो पोस्ट एक्सपायरी हमें 18,360 जो पहले भी हमें लेवल्स मैंने मेंशन किए थे वो लेवल्स टेस्ट हो सकते हैं 18,360 के। एंड अगर वो होता है अनिल जी तो इसका जो फर्स्ट टारगेट यहाँ पे बनेगा दैट वुड बी 323 एंड सेकंड टारगेट जो बनेगा वो 355 का रहेगा, 355। सो ये 2 लेवल्स के लिए खरीदना है 18,100 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन अनिल जी। और फ्लिप साइड अनिल जी मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अगर 18,100 टूटा देन ट्रेडर्स कैन गो ऑन द शॉर्ट साइड एज वेल। तो ये है आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल 18,100 बाजार के लिए, और 18,100 की कॉल पर खरीदारी की राय आ रही है जय की तरफ से। तो आज अपना स्टॉप लॉस भी 18,100 ही था। सुबह जय हमने सुबह की कमेंट्री में स्टॉप लॉस इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों बेसिस पे 18,100 को ही दिया है। तो जय ने एकदम परफेक्ट स्टॉप लॉस वेरीफाई कर दिया है। 18,100 के नीचे लॉन्ग काटना है, शॉर्ट भी करना है। ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए जय की तरफ से कैश का ऑप्शन। आइए किरण जी भी अपनी एक कॉल दे रहे हैं बिगुल, उनके लिए किरण का कमाल। बताएं सर। दीप एक कैश का स्टॉक है, थोड़ा सा भाग चुका है तो थोड़ा सा करेक्शन में बाय करने की सलाह होगी। बाय करना है एस्ट्रा माइक्रोवेव जो कि अभी 228 के आसपास है। 228 से लेके 220 ये बाइंग रेंज रहेगी आपकी। 212 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1 महीने का नजरिया रखना चाहिए। मुझे लगता है कि ये कैजुअली 290-95 के टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे। पर ये दिवाली का स्टॉक मान के चले तो ये जिस तरीके का पैटर्न है, और ये 10 की कमाई भी मैंने दिया हुआ है। 10 की कमाई में मैंने एक बार इसको दिया था लगभग 170 के आसपास, दूसरा टाइम दिया था लगभग 185 के आसपास, और आज वापस एक बार रिकमेंड कर रहा हूँ डिलीवरी बेस्ड बाइंग करने के लिए। मैं मानता हूँ कि ये स्टॉक लगभग डबल हो सकता है अगले दिवाली तक। तो ये दिवाली का स्टॉक भी कंसिडर करें। 15 से 20 दिनों के लिए 290 के टारगेट्स, और सभी इन्वेस्टमेंट्स के लिए 210-212 का स्टॉप लॉस एंड ऑफ डे क्लोजिंग बेसिस। तो रिस्क बहुत कम है, रिवॉर्ड्स काफी ज्यादा है। बिल्कुल, रिस्क कम है, रिवॉर्ड ज्यादा है। थोड़ी पोजिशनल बेसिस पर आपको लेना पड़ेगा, बट बड़े टारगेट्स 290-295 के लिए एस्ट्रा माइक्रो, इस पर करें खरीदारी। नतीजों का है इंतजार बजाज ऑटो। चलिए इस पर राय लेते हैं कुशल से। कुशल, कैसे रहेंगे बजाज ऑटो के नतीजे, ये बताएं। दीपांशु, टॉप लाइन जो है वो पॉजिटिव रहेगी क्योंकि जिस तरह से वॉल्यूम ग्रोथ हमें देखने को मिला है करीब 8.5% का, और जो रियलाइजेशंस, जो कीमतें बढ़ाई है कंपनियों ने 9.2% से रियलाइजेशंस भी बढ़ती हुई नजर आएगी, जिसके कारण 18.5% की ग्रोथ के साथ 8,500 करोड़ की आय कंपनी घोषित कर सकती है। पर दूसरी तरफ जो कॉस्ट इन्फ्लेशन होता हुआ दिखा है उससे कंपनी की जो एबिटा है और जो मार्जिन है दबाव आता हुआ दिख सकता है। 17.7% के मुकाबले 16.1% की मार्जिन आ सकती है, और इवेंचुअल इम्पैक्ट मुनाफे पर होता हुआ नजर आएगा, और 7% की ग्रोथ के साथ 1,215 करोड़ का मुनाफा कंपनी दर्ज कर सकती है। 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो एक्सपोर्ट्स बिक्री
पर कमेंट्री, क्योंकि इनका बड़ा शेयर ऑफ रेवेन्यू एक्सपोर्ट से भी आता है, और साथ ही जो प्रोडक्ट लॉन्च पाइपलाइन है उस पर कंपनी क्या कहती है, हमारा फोकस रहेगा। ओके, बजाज ऑटो चार्ट्स देखने कौन देखेगा बताओ? बंसल जी क्यों देखेंगे? पुणे रहते हैं। ये किरण जी के एरिया में बंसल जी को कहाँ घुसपैठ करवा रहे हैं? किरण जी बुरा मान जाएंगे। किरण जी बताइए चार्ट्स। बिल्कुल, बजट ऑटो के चार्ट पैटर्न न्यूट्रल है अभी के लिए, और मेरा मानना है कि जो चार्ट पैटर्न दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से लगभग 3650 का मेरा ये नीचे आपका स्टॉप लॉसेस होंगे, काफी दूर है, पर यही सही लेवल है स्टॉप लॉसेस के लिए। लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करने की सलाह है, और जो फॉलोइंग ट्रेंड लाइन की वैल्यू लगभग 4000 के आसपास आती है, वो ब्रेकआउट लेवल रहेगी। तो बीच में कोई ट्रेड नहीं है अभी के लिए। मुझे लगता है कि ये ड्रिफ्ट होता नजर आएगा, और यही मेक और ब्रेक लेवल्स रहेंगे। तो चलिए, ये है आपके लिए बजाज ऑटो, जहां पर आपको रखनी है नजर। सेठी साहब से एक सवाल पूछना था, वो है IRCTC पर। सेठी साहब, कल इसके शेयर विभाजन की एक्स डेट है, 1:5 का जो हो रहा है, परसों है रिकॉर्ड डेट। तो अगर किसी को खरीदना है और वो बेनिफिट चाहते हैं कि स्प्लिट के बाद भी उनके पास रहे, तो आज आखिरी मौका है खरीदने के लिए। खरीदें सर? देखिए दीपांशु, काफी वोलेटाइल रहा है इन दिनों में ये स्टॉक। हालांकि देखिए, अपने अगर आप लोज से देखेंगे तो पिछले 1 साल में जबरदस्त रिटर्न अभी भी, जिन्होंने सही समय पे इसमें निवेश किया उनको तो अभी भी बन रहे हैं, बट अपने हाइट से अच्छा खासा करेक्ट भी हो चुका है। बट आज ये लेके, हालांकि जो स्प्लिट है वो एक कॉर्पोरेट एक्शन है, उससे शेयर प्राइस में बहुत ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बट स्टिल चूंकि वो कम प्राइस का शेयर हो जाता है स्प्लिट के बाद, तो लिक्विडिटी बढ़ती है, तो उस कारण से जो छोटे निवेशक है उनका भी इंटरेस्ट आ जाता है इस तरह के स्टॉक्स में। तो मुझे लगता है डेफिनेटली अगर किसी का मीडियम से लंबी अवधि का नजरिया है, तो अब जिन लेवल्स पे ये स्टॉक आ गया है, तो होने को तो 5-10% की डाउनसाइड और भी आ सकती है, बट ओवरऑल मुझे लगता है अगर आपका मीडियम से लंबी अवधि का नजरिया है तो यहाँ से अच्छे अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो आई थिंक जिनको स्प्लिट का फायदा लेना है, जो भी नीजर का एक फायदा होता है, तो आज खरीदारी करनी चाहिए। ओके, खरीदारी करने की राय आपके लिए IRCTC में आती हुई दिन भर मजबूती के बाद अब थोड़ा कमजोर होता हुआ दिख रहा है। IEX चूंकि बैन से बाहर निकल रहा है, इस निकलने की तैयारी में, इसलिए मजबूत होता हुआ दिख रहा है। लेकिन इस बीच क्रिप्टो करेंसी को लेकर कुछ इंटरेस्टिंग खबरें आती दिख रही है। सोर्स बेस्ड खबरें, ऑफिशियल नहीं है, ध्यान में रहे। वायर्स पर आती हुई दिख रही है, और वायर्स पर जो खबरें आ रही है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये जरा समझने लायक है। इसमें ये कहा जा रहा है कि RBI और सेबी मिलकर हिंदुस्तान में क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने की कोशिश करेंगे, और ये बताया जाए कि क्रिप्टो करेंसी पर पूरी तरह से बैन लगाने की जरूरत नहीं है, पार्शियली बैन हटाया जा सकता है। इस वक्त जो क्रिप्टो करेंसी का लीगल स्टेटस है वो ये है कि हिंदुस्तान में सरकार का ये मानना है कि क्रिप्टो करेंसी लीगल नहीं है। जी, लीगल नहीं है और इलीगल है, इन शब्दों में फर्क है। तो इलीगल नहीं कहा गया है, ये कहा गया कि लीगल नहीं है। सो इसको किस तरह से फ्रेमवर्क में लाया जाए, इस पर चर्चाएं चल रही। तो इसमें RBI का व्यू है कि इसे एक एसेट न माना जाए, सेबी का व्यू है कि इसे कमोडिटी न माना जाए, ठीक है। तो दोनों की डेफिनेशन थोड़ी अलग अलग आ रही है, एक मत नहीं है, लेकिन सरकार चाहती है इस पर कुछ न कुछ एक फाइनल कॉल लिया जाए कि क्रिप्टो करेंसी का हिंदुस्तान में किस तरह से कारोबार होना चाहिए, किस तरह से ट्रीटमेंट होना चाहिए, लोग ट्रेड करें ना करें, इसको लेकर क्लियर कट गाइडलाइन होनी चाहिए। तो ये लिक्विड ऑक्सीजन वाली बात नहीं हाँ। एक कह रहा है कमोडिटी नहीं, एक कह रहा है करेंसी नहीं। हाँ, तो अब यही है कि देखो फाइनली कुछ ना कुछ तो आएगा, एक क्लैरिटी होना जरूरी है। बिल्कुल सर, वो बहुत जरूरी है। तो इसको लेकर ये खबरें आ रही है, वायर्स पर आई है खबरें, तो हमने सोचा कि आपको बता दी जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप लोगों को ओन करने से रोक नहीं सकते। अगर उनके अकाउंट में है तो बैंक रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता, बट RBI ने कहा है कि अगर ये लीगल नहीं है तो फिर जो कंफ्यूजन है वो एक डेफिनेटली कंसर्न रहा है सर यहाँ पर। बिल्कुल, तो कई सारे फायदे हैं, कई सारे नुकसान भी, और सबके अपने अपने स्ट्रॉन्ग व्यू है। सबसे बड़ी बात है क्रिप्टो करेंसी के मामले में एक चीज है, लव मी और हेट मी, बिल्कुल कांट इग्नोर मी, है ना। तो वो ऐसा वाला कितना 50 लाख का हो गया एक बिटकॉइन। हाँ, 50 लाख से ज्यादा, आज $60,000 पे है। $60,000। ओके, तो ये है आपके लिए क्रिप्टो करेंसी पर खबरें आती हैं। प्राज इंडस्ट्रीज के भी रिजल्ट्स आ रहे हैं, आपके सामने रखेंगे, दमदार रिजल्ट्स आने चाहिए। प्राइज इंडस्ट्रीज के उम्मीद तो अच्छे नतीजों की है ही। अच्छा, जो हाँ थीम की हम बात करें ना उस समय, पेपर, टेक्सटाइल, शुगर वो भूल गए हम। बिल्कुल, हाँ, शुगर पे सबसे ज्यादा रिकमेंडेशंस आई थी उस समय की शुगर शेयरों को भी। मुझे याद है, मैंने जिंदगी में पहली बार ही शुगर शेयर रिकमेंड किया, पहले कभी करते ही नहीं था, बहुत कम, कभी नहीं किया, फोकस में ही नहीं आता ना, क्योंकि क्या होता था पहले, एक तो इतना गवर्नमेंट रेगुलेटेड है,
गवर्नेंस इश्यूज रहते थे कंपनियों के। इस बार भी इथेनॉल की स्टोरी बड़ी बनी है, तो इसलिए ये है सारा का सारा आपके लिए। 260 करोड़ से आय बढ़कर डबल 532, 5% का ही लगता है सर्किट रुक गया यहीं पे जाके 338 पे। ओके, तो ये है आपके लिए। चार्ट्स पूछ के तो मतलब ही नहीं है, सर्किट ही है हमारा। मुनाफा भी देख लो सर, 3 गुना। वाह, आय डबल और मुनाफा 3 गुना। ये है आपके लिए प्राज इंडस्ट्रीज। बढ़िया नतीजे आते हुए दिख रहे हैं और सीधा सर्किट पर ये काउंटर जाके लगा है। एक और इंटरेस्टिंग ट्रेंड जिस पर बाजार की नजर रही है वो है ट्रैवल और टूरिज्म थीम। बाय द वे सर, ये भी एक थीम थी, रीओपनिंग अनलॉक की थीम जो आपने आइडेंटिफाई करी थी। क्या है अब इसमें लेटेस्ट ट्रेंड, क्योंकि त्योहारी सीजन भी है और दिवाली से पहले तो हम बढ़िया मूवमेंट भी देखते हैं लोगों का। बताएं मानसी, क्या चल रहा है लेटेस्ट इधर? सर, लोग ट्रैवल कर भी रहे हैं और आगे भी त्योहारी सीजन आते आते और ज़्यादा ट्रैवल्स बढ़ने वाले हैं। डोमेस्टिक ट्रैवल प्री कोविड स्तर से 300% पार जाता हुआ दिख चुका है। इतना ज़्यादा? जी। और डेस्टिनेशंस जो हैं, चाहे विदेशी हो घरेलू हो, हर जगह सर्चेस जो है उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जो ट्रैवल पोर्टल्स तो इसलिए करना पड़ता है बार बार, किराया इतना ज्यादा है ना, मतलब कम हुआ क्या? अच्छा, एक्चुअली एक और चीज मैंने नोटिस की, बार बार सर्च करो उससे किराया बढ़ जाता है। हाँ, क्योंकि वो ट्रैक करती है ना। हाँ, उनको लगता है कि बहुत ज्यादा जाने वाले हैं। एक ही आदमी 5 जगह जाके करता है, लगता है 5 आदमी जा रहे हैं, तो प्लीज ज्यादा सर्च न करें। तो वही है कि सितंबर की अगर बात करें, घरेलू ट्रैवल डिमांड जो है 290% और अंतर्राष्ट्रीय मांग जो है 55% की बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिली है। सालाना आधार पर ये आंकड़े हम आपको बता रहे हैं और क्लियरली रेस्ट्रिक्शंस कम हो रहे हैं। इसका सीधा फायदा रिवेंज ट्रैवल लोग करते हुए दिख रहे हैं। ट्रैवल पोर्टल की बुकिंग्स में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है। फ्लाइट, ट्रेन, बस सारे विकल्प को चुनकर यहाँ पर बुकिंग की जा रही है। दिवाली, क्रिसमस, न्यू ईयर, अब त्योहारी सीजन तो आ ही चुके हैं और इससे और ज्यादा घरेलू और विदेशी मांग जो है वो बढ़ती हुई दिखेगी। होटल सेगमेंट की अगर बात करें, अभी फिलहाल उनकी सिचुएशन ठीक ठाक नजर जरूर आ रही है, लेकिन 2023 तक प्री कोविड स्तर के पास पहुंचने का अनुमान लगा रहे हैं। तो अब भी वहां पर रिकवरी पूरी तरह से आना बाकी है और इसी खबरों के चलते एविएशन, स्पेस, रेलवे, होटल्स, इन तमाम सेक्टर्स पर फोकस रहना चाहिए। लीजर और साथ ही ट्रैवल सपोर्ट जैसे इजी ट्रिप प्लानर्स, थॉमस कुक, डेल्टा कॉर्प, होटल स्टॉक्स और साथ ही रेलवे और एविएशन स्पेस पर नजर होनी चाहिए। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ काउंटर्स और दमदार डिमांड है। ट्रैवल सीजन है, नेक्स्ट हफ्ते तो हम देख रहे हैं दिवाली के साथ 4 दिनों का आपको वीकेंड मिलने वाला है, तो ट्रैवलिंग तो हो ही रही है। पर आइए आखिरी कुछ मिनट और फिर कल है इस महीने की एक्सपायरी। जानते हैं अनिल जी से आज की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी। सर, ठीक ठाक है ग्लोबल मूड, माहौल थोड़ा सुस्त है, एकदम हल्की गिरावट डाउ फ्यूचर्स, हल्की गिरावट नैस्डैक फ्यूचर्स। एक अच्छी बात यहाँ पर है सर, इनकी बॉन्ड यील्ड 1.6869% तक आ गई थी, अब 1.59% पर है। तो बड़ी बॉन्ड यील्ड पर बाजार पॉजिटिव थे, तो अब गिरती हुई बॉन्ड यील्ड पर क्या और पॉजिटिव होंगे ये देखना पड़ेगा। तो काफी तेज गिरावट आई है 2 दिनों में इनकी बॉन्ड यील्ड पर। 1.64 था कल मेरे ख्याल से, 1.64 से 1.59, अच्छा ही है। पिछले हफ्ते 1.69 तक आ गई थी। और डाउ फ्यूचर कितने, 60 नीचे, 30 नीचे, 30 नीचे। 7-8 दिन से बड़ा डर ही लगता है कि किसी 100-150 गिरने जाए, बहुत दिन से बढ़ रहे हैं। आज नोटा का इस्तेमाल करने का मन बहुत हो रहा है। ठीक है, कल की कल देखेंगे, एक्सपायरी करना। 7 कंपनी के रिजल्ट है निफ्टी के जी, और 11 दूसरे। भगवान जाने क्या होगा। इतने रिजल्ट्स के बीच में हल्के रहें, जो है उसको संभाल लें, नया कुछ न करें, क्योंकि 18,200 पे क्लोजिंग आएगी इसकी निफ्टी की, बिल्कुल मतलब एवरेज होके वहीं पे। और बैंक निफ्टी वही 40,800 के थोड़ा सा ऊपर क्लोज देगा। तो ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास बंद हो रहे हैं, तो मेक और ब्रेक है। कल 50-75 नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, बिल्कुल। तो जाने दें, कुछ ना करें, कल की कल देखेंगे। और जो हिसाब से आज का मूड माहौल है दीप, डेटा तो FIs के खराब ही आने वाले, सेलिंग तो आएगी, क्योंकि कल इतनी बढ़िया तेजी हुई तो उसमें खरीदा नहीं, तो आज तो वापस से तेरा तुझको अर्पण वैसा दे दिया है मतलब। तो इसलिए फिर बेहतर है कल की कल ही देखी जाएगी, कुछ नहीं। ठीक है सर, तो चलिए, नोटा का इस्तेमाल लंबे समय बाद, आई थिंक बहुत रेयरली आप ये ऑप्शन देते हैं सर, बड़े टाइम बाद, क्योंकि क्लैरिटी कम है, एक्सपायरी का दिन है, 18 रिजल्ट्स हैं, आराम से शांति से जाएं, नया कुछ ना करें, पुराना है वो संभाल लें। नोटा का करें इस्तेमाल, ये है आपके लिए अनिल जी की राय। पर कुछ काउंटर्स जहां पर अच्छा एक्शन रहा है, यूनाइटेड स्पिरिट्स, आई रिमेंबर थोड़ी देर पहले भी इस काउंटर की बात हो रही थी और आज सुबह भी यूनाइटेड स्पिरिट्स पर आपके लिए एक बेहतरीन कॉल आते हुए दिखाते हैं। आई थिंक क्लोजिंग की तरफ हमने एक अच्छा कॉल देखा था जय की तरफ से। जय, डेज हाई पर है यूनाइटेड स्पिरिट्स। एक तो जो आपकी सुबह 850 की कॉल खरीदने की राय थी उसका अपडेट दें, और अब क्या करना है ये भी बताएं।
और नतीजे भी यूनाइटेड स्पिरिट्स पे। जय, मैं आपके पास आऊं उससे पहले जस्ट नतीजे भी, जैसे स्टॉक स्पाइक कर रहा था, नतीजे भी यूनाइटेड स्पिरिट्स के आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखे हैं। मुनाफा 128 करोड़ से बढ़कर 273 करोड़ का आया है। 2.5 गुना मुनाफे में आपने उछाल देखा है, लगभग 2.5 गुना, 2.25 गुना कह सकते हैं मुनाफे में आपने उछाल आते हुए देखा है। तो जबरदस्त परफॉर्मेंस। हमने अनुमान लगाया था 175 करोड़ का, उसके सामने 273 करोड़ का मुनाफा आया, यानी कि 100 करोड़ से मुनाफे ने एस्टिमेट्स को बीट करा है यहाँ पर। तो शानदार प्रदर्शन फर्स्ट कट पर अगर आप यूनाइटेड स्पिरिट्स को देखें, और स्टॉक और रिएक्ट करते हुए दिख रहा है। अब 4% ऊपर ये काउंटर आते हुए आपको दिखेगा। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स यहाँ से आए हैं दमदार नतीजे। और भी नंबर्स इसके आ रहे हैं, उससे पहले जय जरा एक बार चार्ट पर राय दें यूनाइटेड स्पिरिट्स। दीप, बहुत ही बढ़िया रिवर्सल मॉर्निंग में ही इसमें देखने ऑलरेडी मिल चुका था, इसीलिए इसका 850 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन रेकमेंड किया था, करीब 44-45 की रेंज में दीप, और ये अभी 52 रुपये हो गया। तो ऑलरेडी प्रॉफिट में है, 7 to 8 पॉइंट्स प्रॉफिट में। और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से और तेजी देखने मिलेगी, बिकॉज यूनाइटेड स्पिरिट्स में जैसे मैंने कहा कि एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड पर आ चुका था, और सुबह एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न से ब्रेकआउट दिया आज मॉर्निंग में। और मुझे ऐसा लग रहा है दिस विल गो बियॉन्ड 900। नंबर्स भी काफी बढ़िया है। इनफैक्ट ऐसा डिस्क्लेमर में ये भी कहूंगा कि हमारा दिवाली पिक भी है ये, वन ऑफ द दिवाली पिक है ये। मुझे ऐसा लग रहा है कि 900 के पार शॉर्ट टर्म में जाना चाहिए। इसके टारगेट्स लगभग आपको 940, 960 के इमीडिएट बेसिस पे देखने मिलने चाहिए। ऑन द डाउन साइड दीप, मुझे ऐसा लग रहा है कि 840-45 जो है दैट इज अ गुड सपोर्ट ऑन द इमीडिएट बेसिस। ओके, तो ये है आपके लिए यूनाइटेड स्पिरिट्स। नंबर्स आपको आते हुए दिख रहे हैं। आय की बात करें 2450 करोड़, 2150 करोड़ से बढ़कर 2450 करोड़ की यहां पर आपको आय भी आती हुई दिखी। तो अच्छे नतीजे यूनाइटेड स्पिरिट्स की तरफ से, और बाजार उसको रिवॉर्ड भी करते हुए दिखा रहा है। स्टॉक डेज हाई पर इस समय आते हुए दिखा है। 885 का लेवल अभी आया, 865 पर था जब नतीजे आए। बढ़िया 20 रुपए का स्पाइक आपने नतीजों के बाद यूनाइटेड स्पिरिट्स पर आते हुए देखा है। नजर रखिएगा इस काउंटर पर, अच्छी तेजी के साथ ये क्लोजिंग की तरफ जा रहा है। अच्छी मूव बैंक ऑफ बड़ौदा में भी डेज हाई के करीब बंद हो रहा है। कैनरा बैंक, जिस पर अनिल जी की राय थी कुछ दिन पहले, यहां पर भी बढ़िया एक्शन अच्छी तेजी के साथ बंद हो रहा है। एस्ट्रल और पेज इंडस्ट्रीज, इस पर भी रखिए नजर। एस्ट्रल पर स्पेशली, क्योंकि पेंट स्टॉक्स के बाद हमने एस्ट्रल और पिडलाइट पर भी अच्छा एक्शन देखा है। पिडलाइट 2% ऊपर, एस्ट्रल करीब 1.5% ऊपर क्लोजिंग की तरफ मूव करते हुए दिख रहा है। आइए फिर चलें क्लोजिंग की तरफ। एकदम सुस्त दिन रहा बाजार के लिए, और कल हमने देखा आखिरी घंटे में बाजार में एक बड़ी मूव आती हुई दिखी थी निफ्टी में। आज आखिरी घंटे में एक गिरावट के साथ 100 पॉइंट्स नीचे निफ्टी बंद हो रहा है। परसेंटेज वाइज इतनी बड़ी गिरावट नहीं, बट पॉइंट वाइज हमने देखा है ऊंचाई से थोड़ी ज्यादा गिरावट हुई है, स्पेशली आधे एक घंटे में। एशियन पेंट्स आज का बिग विनर, जो इन्होंने प्राइस हाइक ली है उसकी वजह से एक्शन इस पर बना। यूपीएल, डिवीज लेबोरेटरीज, एसबीआई लाइफ, सिप्ला नतीजों के बाद यहां पर एक्शन बना। इन्फोसिस यहां पर खरीदारी आती हुई दिख रही है। अल्ट्राटेक, सन फार्मा, एसबीआई, टाटा कंज्यूमर, एचसीएल टेक, और नतीजों से पहले आईटीसी पॉजिटिव रहा। एक्सिस बैंक नतीजों के बाद 6.5% नीचे। बजाज फाइनेंस नतीजों के बाद 5% नीचे। ओएनजीसी, टाटा मोटर्स, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को, इंडसइंड बैंक, एचयूएल, टाटा स्टील और रिलायंस इंडस्ट्रीज दिग्गजों से बहुत कम सपोर्ट आज के बाजार में आपको मिला है, इसलिए आप देख रहे हैं कि निफ्टी पर भी 100 पॉइंट्स की गिरावट है, और बैंक निफ्टी करीब 500 पॉइंट्स नीचे आपको बंद होते हुए दिख रहा है। वायदा कारोबार की तरफ आए यूनाइटेड स्पिरिट्स, नतीजों के बाद जो रिएक्शन आ रहा है, 900 का लेवल फ्यूचर्स में यूनाइटेड स्पिरिट्स पर आपको आते हुए दिख रहा है। 7% की तेजी इस पर आई है। दमदार नतीजे, अनुमान से काफी बेहतर यहां पर आंकड़े आपको आते हुए दिख रहे हैं। गोदरेज कंज्यूमर 4.5% ऊपर। परसिस्टेंट सिस्टम्स नतीजों का रिएक्शन इस पर भी 4%। इसके साथ ही कैनरा बैंक, एम्फोसिस, चोला इन्वेस्टमेंट, आरईसी, ओरेकल फाइनेंशियल, यूनाइटेड ब्रूरीज, यहां पर भी अच्छा एक्शन। कंपनी से अपडेट आया कि बियर वॉल्यूम्स में 50% की बढ़त देखी गई है Q2 में, वहां पर अच्छा मूव था। सिगरेट के बाद बियर भी, सिगरेट और बियर दोनों में जय हो, बहुत बढ़िया। बियर ही नहीं, बाकी लिकर भी यूनाइटेड स्पिरिट्स अगर आप देखें, विस्की में भी लग ही रहा है कि अच्छा कंजम्पशन है। देखो बंसल जी को दिखाओ, कितनी स्माइल दिख रही है चेहरे पे, देखिए बंसल जी के, गजब की। मतलब इतना कंजम्पशन, इतना प्रोडक्शन हुआ, रिजल्ट भी दमदार। 7% है यूनाइटेड, अभी सारे बाइंग हो रही सर, बड़ी मूव है इस पर, कमाल है। चलिए, तो ये है आपके लिए क्लोजिंग का पूरा एक्शन दमदार चाहिए। तो अभी कितने हुए? मारुति हुआ, यूनाइटेड स्पिरिट्स हुआ, 2 ही आए अभी, 2 ही आए, अभी बाकी सारे आने बाकी हैं। मतलब 10 एफएनओ स्टॉक और 7 निफ्टी स्टॉक अभी बाकी है। अब तो 3:30 जैसे बजेंगे, धड़ धड़ एक करके जोर से रिजल्ट आएंगे ना, बिल्कुल सबके सब रिजल्ट आएंगे। हो सकता है आईटीसी यूजुअली मार्केट आवर्स में आता था, आई एम सरप्राइज सर, ये तो मार्केट आवर्स वाला हो गया था फिर।
ऑनेस्टली मुझे तो याद भी नहीं आई थी रिजल्ट, क्योंकि आजकल मतलब हाँ मार्केट उसमें आ जाता हाँ। और फिर हम स्ट्रगल करते थे थोड़ा वॉल्यूम ग्रोथ निकालने की कोशिश सिगरेट करते की थे। वॉल्यूम ग्रोथ क्या है, बट वैसे ऐसे जिनके बड़े डिटेल में देखने हो ना, बैंक्स के इनके तो बाद में आए तो ठीक है, आराम से सारे आप देख लो, नहीं तो पता चला बैंक से स्लिपेज कुछ है, प्रोविजनिंग कुछ है, एनपीए कुछ है, रिकवरी कुछ है। खत्म आज के लिए। पता नहीं आज फ्राइडे टाइप की फीलिंग आ रही है, ऐसा लग रहा है 3 दिन में बहुत काम कर लिया। अर्निंग्स के लिए बहुत हैवी होता है। अर्निंग से भी अभी कल तो क्या होगा भगवान जाने, अभी तो 17 रिजल्ट तो कल सुबह सुबह में झेलने हैं। अच्छा एक काम करें, कल है ना आप सब लोगों को अभी से बोल देता हूँ, चलो 17 रिजल्ट है, कल सुबह हम पिक ऑफ द डे नहीं देंगे, आप आराम से रिलैक्स करिए आज। तो क्या है कि इतने सारे रिजल्ट हैं, वो रिजल्ट ही नहीं संभलेंगे तो और कहाँ से पिक ऑफ द बेटर है आप। हाँ देखिए ये देखो कुणाल जी का रिएक्शन देखो, मतलब कुणाल जी इंतजार ही कर रहे हैं ऐसे मौके का। ये तो कुणाल जी इतनी समस्या है पिक ऑफ द डे देने में। अनिल जी आधा घंटा बचेगा आज। अनिल जी आधा घंटे का वक्त बच जाएगा आज। तो कल सुबह बताइएगा इस आधा घंटे का प्रोडक्टिव यूज क्या किया आपने, कल मैं ये आपसे पूछूंगा। और इस बीच हाँ सेठी साहब कुछ कह रहे हैं। जी सेठी साहब। अनिल जी से कब लड़ाएंगे और क्या जी अनिल जी इस कुणाल जी के आधे घंटे के हिसाब से तो मेरे तो 5 पिक होते हैं, कल थर्सडे मॉर्निंग है। हाँ गुरुवार सुबह सुबह तो सेठी साहब के तो एक साथ ओके, तो सेठी साहब के 2.5 घंटे बच गए, क्या बात है। ओके तो चलिए ये है आपके लिए प्रोविजनल क्लोजिंग अब तक की आती हुई, फाइनल क्लोजिंग थोड़ी देर में आपके लिए आएगी, लेकिन तब तक पटाखों के बगैर दिवाली के बारे में सोचना भी मुश्किल है। लेकिन पटाखों से बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए अब ग्रीन पटाखों की बात होने लगी। ग्रीन पटाखे का मतलब ये ना समझे हरे कलर के पटाखे ग्रीन पटाखे मतलब एनवायर फ्रेंडली पटाखे, जो दूसरे जो पटाखे आते हैं ना उसके मुकाबले में थोड़े कम खतरनाक है, क्योंकि उनसे जो धुआं निकलता है वो प्रदूषण यानी कम फैलाता है या नहीं फैलाता है, और सेहत के लिए थोड़ा मतलब इफेक्ट तो हो सकता है लेकिन बड़े गहरे इफेक्ट नहीं होते। तो आज हम हमारी खास पेशकश आपकी खबर आपका फ़ायदा में इसमें इस्तेमाल होने वाले मिनरल्स और केमिकल्स पर बात करेंगे और जानेंगे कि ग्रीन पटाखे कितने ग्रीन हैं और इनसे कितना नुकसान और क्या नुकसान होता है। ग्रीन पटाखे कितने ग्रीन, विवेक चट्टोपाध्याय साहब होंगे सीनियर प्रोग्राम मैनेजर सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, हरजीत सिंह साहब होंगे छाबड़ा साहब महासचिव क्रैकर्स एसोसिएशन, अच्छा पटाखा बनाने वालों की भी एसोसिएशन होगी, उनके वो महासचिव हैं, सेक्रेटरी जनरल। डॉक्टर मनोज कुमार साहब सीनियर कंसल्टेंट मैक्स हॉस्पिटल, शाम 4:56। ग्रीन पटाखे कितने ग्रीन। और आज मनी गुरु में हम बताएंगे आपको बॉन्ड यील्ड की ABCD, आसान भाषा में हम आपको बताएंगे बॉन्ड यील्ड क्या होती है, इसके घटने बढ़े का मतलब क्या है, आपके इन्वेस्टमेंट पर क्या असर पड़ता है। बॉन्ड यील्ड से जुड़े सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे शाम 6:26 में मनी गुरु की खास पेशकश बॉन्ड यील्ड की ABCD। और रात 8 बजे क्या आपने कभी सोचा कि डाइट में एक छोटा सा बदलाव करके आप अपनी हेल्थ बना सकते हैं? सोचा है ना ये? हाँ। लेकिन ऐसा हो जाए तो बढ़िया, क्या आप धरती बचा सकते हैं? ओहो हाँ ये इंटरेस्टिंग सर, ये है वो छोटा सा बदलाव करके तो मैंने भी कम किया है वजन लेकिन अपने वजन कम करने के साथ साथ डाइट में आप चेंजेस करके क्या एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो सकते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी आई है और इस डाइट का नाम है 5:2। ब्रिटेन में इस नई डाइट का ट्रेंड शुरू हुआ है। इससे न सिर्फ धरती बचाने में मदद मिलेगी बल्कि आपको हेल्थ भी सुधारने का मौका मिलेगा। तो क्या है ये डाइट, कैसे ये धरती बचाने में करेगी मदद और इसके लिए आपको क्या करना है, इन सारे सवालों के जवाब देंगे हम आपको इंडिया 360 डिग्री में। डाइट से बचेगी धरती और साथ ही अच्छा ये बंसल जी आपने सुना इसके बारे में, डाइट से धरती बचती 5:2। अनिल जी पहली बार सुन रहा हूँ मैं तो। नहीं अनिल जी पहली बार सुन रहा हूँ। कई चीजें अनिल जी पहली बार सुनी, अगर आप ध्यान दें तो आपने कितनी बार मतलब कि यहाँ पर बोला है कि पतला होने का एक ही तरीका है कि गर्दन को यूं हिलाना है जब खाना सामने आए। बिल्कुल वो तो बहुत आसान है। थीम में अभी जब इंडिया पाकिस्तान मैच था तो अनिल जी ब्रेक के अंदर सेम ऐड भी देखा था, तो कई चीजें पहली बार ही सुन रहा हूँ और देख रहा हूँ अनिल जी। हाँ ये तो बड़ा आसान है, जब भी खाना सामने आए ये वाली एक्सरसाइज करो अपने आप वजन कम हो जाएगा नहीं तो करना है, ये वाली करने से बढ़ जाता है ओके जी कुणाल जी कुछ कह रहे हैं। जी कुणाल जी।
अनिल जी एक निजी सवाल है आपसे, अगर आप कहें तो मैं पूछ लूं? जी पूछे, सारा प्रोग्राम ही निजी चल रहा है तो हाँ पूछे ना। अनिल जी एक बात ये बताइए कि आपका वजन अनिल जी काफी कम हुआ लॉकडाउन में जी, तो अनिल जी पूरी वार्डरोब बदलनी पड़ गई होगी, कपड़े तो सारे ढीले हो गए होंगे अनिल जी, इसका क्या उपाय है? कुछ नहीं, बेल्ट बदल लो या बेल्ट में 2-3 होल और करवा लो, बस और क्या। हमारे ये जैन साहब की स्टाइल में सोचो आप। कहाँ इतने सारे सूट और कपड़े बदलने जाएंगे, सस्ते में काम हो गया। करके देखना, ऐसे होता नहीं है, खर्चा होगा। बिल्कुल आपको ऑर्डर बदलनी पड़ेगी। ये कहना आसान है कि बेल्ट में होल करा, नहीं तो वो मतलब ऐसे ढीले ढाले हो जाते। और वाकई में मुझे बहुत कपड़े सिलवाने पड़े। आई थिंक शर्ट्स और हाँ, में शर्ट ट्राउजर्स मतलब हाँ पूरा वार्डरोब भी चेंज करना। राकेश जी को पूछो, राकेश जी ने पहले बड़ा भारी खर्चा है अनिल जी ये तो। हाँ ये खर्चे वाला काम है, बहुत आसान सस्ता काम नहीं है। बंसल जी ने भी एक बार किया था। अच्छा हाँ, वो बिफोर और आफ्टर वाला बड़ा फेमस चलता है ना, पहले कैसे थे अब कैसे, बट ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है, मैं एक चीज़ बताऊँ, वजन कम करने के बाद जो आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है ना दीप, वो वैसा सेंस ऑफ अचीवमेंट मतलब निफ्टी बैंक निफ्टी के कॉल एकदम सटीक चले जाए तब भी नहीं आता। वो बड़ा अंदर से आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है कि आपने मतलब खुद अपने दम पे कुछ काम किया, क्योंकि ये काम आप ऐसा ही नहीं कर सकते ना। निफ्टी बैंक निफ्टी तो मैंने समझो जय को दे दिया, विश्वेश जी को दे दिया, किसी और को दे दिया, स्टॉक से सारे देते हैं, मैं रिलैक्स हो जाता हूँ, एंकरिंग भी जितनी मर्जी हुई नहीं तो आपको दे देता हूँ। लेकिन ये काम तो मुझे ही करना पड़ेगा, ये तो कोई दूसरा कर नहीं सकता। तो बहुत सेल्फ कंट्रोल लगता है। हाँ, ये बड़ा मुश्किल काम है, बट करें, बड़ा मज़ा आएगा। एक बार जब आप करेंगे और वाकई में चुस्त दुरुस्त होंगे तो बड़ा आनंद आएगा। आइए, ये सारे हैं, लेकिन इंडिया 360 डिग्री में हम हर रोज़ आपको एक कोई टर्म समझाते हैं। आज की टर्म है OFS, ठीक है ना, ऑफर फॉर सेल। ये क्या है? ऑफर फॉर सेल की ABCD है, ए बे से दे। मैं तुझे पढ़े हो ना ए बे से दे? हाँ पढ़े, मैं भी पढ़ा हूँ, हम तो हिंदी मीडियम में। अच्छा, आपके इंग्लिश में जैसे ABCD नहीं होता 4 ऑप्शन, हिंदी में हमारे जो हिंदी में जब हम लिखते थे वो ऐसा आंसर ए बे से दे, नहीं होना चाहिए। नहीं, कौन सा 4 में से एक ऑप्शन लेना, ए बे से दे। किसने ए बे से दे पढ़ा है आप में से? एक जरा बताओ जरा हमारे एक्सपर्ट्स में से। सब कॉन्वेंट वाले हैं, तो किसी ने नहीं पढ़ा। अच्छा, पढ़ा ही नहीं होगा। ओके, लेकिन हमने राजस्थान में पढ़ाई की है। राजस्थान हमारे है ना, हाँ 10th तक आता ना, तो एग्जाम में ऐसे आता, वो मल्टी आंसर वाले जो होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको आपको, मल्टीपल चॉइस। हाँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो उसमें हमारे ABCD नहीं आता था, सिर्फ इंग्लिश वाले पेपर में ABCD आता था। बाकी सारे जैसे हाँ इतिहास, सोशल साइंस, ये वो जितने भी सब्जेक्ट उसमें ए बे से और द, तो उनमें से एक करना होता था, टिक ऐसा है। तो पूरा पेपर ही फिर हाँ बाकायदा बोर्ड के एग्जाम में ऐसा होता। हाँ, दीप क्या दीप तो बोले कौन सा वाला कर रहा है इसमें। पता नहीं यहाँ से एबेसद सिवाय ABCD हुई है, ABCD से एबेसद हुआ, ये पता नहीं, लेकिन ये होता जरूर था। तो चलिए, आज एबेसद आपको सिखाएंगे ऑफर फॉर सेल का। IPO और ऑफर फॉर सेल में क्या फ़र्क है, इससे जुड़ी हुई सारी बातें रात 8 बजे देखना मत भूलिएगा। जुड़िएगा हमारे साथ, और फिलहाल विदा लेंगे आपसे। कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, किरण जी, जय ठक्कर, सचिन जी और सेठी साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सेठी साहब, आप तो लेके आ सकते हैं पिक ऑफ द डे कल भी, है ध्यान रखिए। आप तो 5-5 लाते हैं ना, तो शॉर्ट में बता दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, आज लेके आ जाइएगा। बाकी सबका बहुत बहुत धन्यवाद।